देखिए, व्याकरण की प्रक्रिया में सामान्य वर्णमाला, वर्णमाला के उपरांत उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, इनके ज्ञान के बाद व्याकरण में प्रवेश से पहले कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां आती हैं जिनका ज्ञान आपको पूरी व्याकरण के दौरान होना चाहिए। उन पारिभाषिक शब्दावलियों से संबंधित प्रकरण को आज की कक्षा में हम रख रहे हैं। 5-6 पारिभाषिक शब्द बार बार काम आते हैं, जैसे एक बिंदु बार बार आ रहा है, सवर्णता। इसी प्रकार से संयोग, संहिता, पद, इत संज्ञा बार बार चैप्टर आ रहा था, लोप इत्यादि जो पारिभाषिक शब्द हैं, उन पारिभाषिक शब्दों का जो परिभाषा देने का प्रकरण है उसको आज की इस कक्षा के अंदर हम रख रहे हैं। उनसे संबंधित सूत्र को लेकर के या उनके भावार्थ को लेकर के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देखें। सबसे पहले मैं यहां चर्चा कर रहा हूं सवर्णता की। मैंने अभी तक विगत कक्षाओं तक बताया, बार बार एक बात आ रही थी, सवर्णता के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर हैं। इस चीज को बताने का जो सूत्र है वो हमारे पास आया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। देखो ये क्या कहता है, तुल्य आस्य प्रयत्नम। तुल्य, तुल्य और दूसरा है यहां पे आस्य और एक शब्द है प्रयत्नम। तुल्य का मतलब होता है समान या बराबर। तुल्य का मतलब क्या हुआ, समान या बराबर। आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान। वैसे आस्य का शाब्दिक अर्थ होता है मुख, मुख में होने वाला आस्य कहलाता है, और जितने भी उच्चारण स्थान हैं वो मुख में होने वाले हैं, इसलिए आस्य का मतलब क्या हुआ, उच्चारण स्थान। और एक आया प्रयत्न। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है आभ्यंतर यत्न। तात्पर्य क्या हुआ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों चीज ये आपस में समान होंगे, उन वर्णों को आपस में क्या कहा जाएगा, सवर्ण कहा जाएगा। अर्थात उनकी सवर्ण संज्ञा होगी, वो एक ही परिवार के माने जाएंगे यदि दोनों पैरामीटर मैच हो रहे हैं तो। जैसे हम बताएं, यहां पे कल्पना करें, जैसे ए और आ। देखो, ए का उच्चारण स्थान भी कंठ और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि पंक्ति कौन सी आई, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, तो ए का भी कंठ और आ का भी कंठ। और दोनों के दोनों, जब तक कोई विशेष बात नहीं बताई गई, स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृत होता है, इसलिए यहां पे क्या है, ये भी विवृत, ये भी विवृत, क्योंकि यहां पे लौकिक व्याकरण की कोई अलग बात नहीं कही गई। दोनों का उच्चारण स्थान समान, दोनों का आभ्यंतर यत्न समान। इसका मतलब क्या हुआ, ए और आ आपस में क्या है, सवर्ण है। दोनों चीज कॉमन मिल गई, इसका मतलब आपस में क्या होंगे, सवर्ण होंगे। इसी प्रकार से देखो, ई और ई का उच्चारण स्थान तालु, दीर्घ ई का भी तालु, और दोनों के दोनों क्या है, विवृत हैं। देखो, उच्चारण स्थान समान, आभ्यंतर यत्न बराबर, इसका मतलब ई और ई भी आपस में क्या होंगे, सवर्ण होंगे। इसी प्रकार से उ और उ, सेम वही बात, दोनों का उच्चारण स्थान समान, आभ्यंतर यत्न समान, इसका मतलब उ और उ भी आपस में क्या होंगे, सवर्ण होंगे। ऐसे ही री और दीर्घ री, ये भी आपस में सवर्ण होंगे, दोनों चीज मैच हो रही हैं। इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ए और ए केवल, दोनों बराबर, ये तो सवर्ण है ही है। आ और आ दोनों सवर्ण। इसी प्रकार से ई और ई छोटे छोटे सवर्ण, दीर्घ ई और दीर्घ ई सवर्ण, क्योंकि यहां पे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों के मैच हो रहे हैं। यदि दोनों में से एक भी चीज सेम नहीं हो तो फिर वो सवर्ण नहीं होंगे। जैसे हम यहां पे चर्चा करें ए और ई की, ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का क्या है, तालु। यद्यपि आभ्यंतर यत्न
दोनों का क्या है, विवृत है। दोनों के अंदर आभ्यंतर यत्न तो समान था, लेकिन उच्चारण स्थान समान नहीं है। इसका मतलब ए और ई आपस में सवर्ण नहीं होंगे। इसी प्रकार से ई और उ आपस में सवर्ण नहीं होंगे, या फिर ई और री आपस में सवर्ण नहीं होंगे। मतलब दोनों चीज मिलेंगी, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न, तो उनको हम आपस में क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। सवर्णता की परिभाषा में ये बात आ जाती है। लेकिन यहां पर एक बात विशेष आई, रूल नंबर 1 के अनुसार, इस रूल के अनुसार, इसको हम 1 नंबर कह सकते हैं, इसके अनुसार री और ली, देखो री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, और री का क्या है, ऋतु लसानाम दंताह, दंत हो गया। यद्यपि ये दोनों के दोनों स्वर होने की वजह से विवृत हैं, दोनों का आभ्यंतर यत्न बराबर हुआ, और यहां पर उच्चारण स्थान समान नहीं है। नियमानुसार रूल नंबर 1 के अनुसार ये आपस में सवर्ण नहीं होंगे, लेकिन इनमें सवर्णता कहनी थी। मैंने आपको बताया पाणिनि के विषयों में कुछ कमियां रही, उन कमियों को दूर करने का कार्य किसने किया है, कात्यायन ने वार्तिकों के माध्यम से। उन्होंने एक वार्तिक लिखी, यद्यपि री और री के उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनको एक ही परिवार का मानना चाहिए। रील री वर्णयो हो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। ये क्या कहते हैं, री और री को आपस में परिवार का सदस्य मानना चाहिए, अर्थात इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। यद्यपि उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, यदि उच्चारण स्थान अलग अलग नहीं होता तो ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने संशोधन प्रस्तुत कर दिया कि आपने जो री और री की बात कही है, यद्यपि यहां पे उच्चारण स्थान समान नहीं है, फिर भी ये आपस में क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। इसलिए अलग से इनको एक वार्तिक के रूप में बात कहनी पड़ी कि री और री वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। मतलब ये हुआ, आपने देखा ए और आ आपस में सवर्ण है। किसी प्लुत को भी रख सकते हैं हम, किसी ह्रस्व का प्लुत आपस में सवर्ण होगा। जैसे यहां पर हम ये रखना चाहें कि ए और ये प्लुत वाला, तो ये भी क्या माना जाएगा, सवर्ण माना जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान दोनों का समान है, आभ्यंतर यत्न दोनों का समान है। और आपको ध्यान हो, जब हमने उच्चारण स्थानों की पंक्तियां लिखी थी तो ए के नीचे 18 लिखे थे। उन 18 में 6 तो किसके हैं, ह्रस्व के, 6 किसके हैं, दीर्घ के, और 6 किसके, प्लुत के। वो पूरा सदस्य माना जाएगा। ठीक है। अब जब री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई, आपको ध्यान है री के कितने भेद थे, 18, और री के कितने थे, 12। जब इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो गई, आप ऐसे समझो ये दो व्यक्ति हैं जो कोई भी गाड़ियों से संबंधित कार्य कर रहे हैं। री के पास 18 गाड़ियां थी और री के पास 12 गाड़ियां थी। इन्होंने अपना धंधा कॉम्बाइंड कर लिया, एक जगह जोड़ लिया। तो अब जब धंधा एक जगह हो गया तो 18 और 12 30 गाड़ियां हो गई। अब कहीं पर भी री कहेगा कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, तो री भी कहेगा 30 हैं, और री भी कहेगा 30 हैं। इसलिए री और री की सवर्ण संज्ञा होने के बाद दोनों के कितने कितने भेद हो जाएंगे, 30 भेद हो जाएंगे। री भी कहेगा कि मेरे पास 30 हैं, मेरे परिवार में 30 हैं, और री भी कहेगा मेरे परिवार में 30 हैं। री को भी ग्रहण कर लेगा और री को भी ग्रहण कर लेगा। मतलब ये हुआ, उच्चारण स्थान अलग अलग होने के बावजूद री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा करनी होगी, एक ही परिवार के ये सदस्य माने जाएंगे। क्यों, मतलब ये हुआ, आपको सामान्य ज्ञान होगा, जब आप सवर्ण दीर्घ संधि करते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि में ए ई उ री, इनके आगे यदि इनके जैसा हो तो सवर्ण दीर्घ करते हो। तो अभी तक तो आपने नियम ये देखा, री के आगे री हो तो आप दोनों के स्थान पे क्या कर लेते हो, दीर्घ री करते हो ना। लेकिन यदि री के आगे री आ जाए तो भी आप सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं, या फिर री के आगे री आ जाए तो भी आप सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं। जिसको आप दीर्घ संधि बोलते हैं उसको यहाँ पे सवर्ण दीर्घ कहा गया है। मतलब री के आगे री में तो होता ही होता,
री के आगे री में तो होता ही होता, लेकिन री के आगे री हो या फिर री के आगे री हो तो भी सवर्ण दीर्घ का कार्य किया जा सकता है, क्योंकि री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो सबसे पहला प्रसंग तो आया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसके दृष्टिकोण से वो सारे सवर्ण हो गए। फिर दूसरा प्रसंग आ गया उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी सवर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे एक तीसरा प्रसंग और आता है। आप आप देखें, जैसे ए और आई है, कल्पना करो दोनों का उच्चारण स्थान चेक करो। ए का क्या है, ए दे तो हो कंठ तालु, और आई का भी क्या है, कंठ तालु। और दोनों कैसे हैं, स्वर होने की वजह से विवृत हैं। अब देखो उच्चारण स्थान समान, आभ्यंतर यत्न समान, नियमानुसार क्या होना चाहिए, आपस में सवर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो ओ और औ, ओ का क्या है कंठोष्ठ और औ का भी क्या है कंठोष्ठ। दोनों कैसे हैं, विवृत विवृत हैं। नियमानुसार ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सवर्ण होने चाहिए। लेकिन आपने माहेश्वर सूत्र देखे, माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र कौन सा आया, ए ई ऊण, दूसरा आया री री क, तीसरा आया ए ओंग। आपने एक चीज चेक की, ए ई उ री री तो दे दिए, लेकिन आ ई उ इत्यादि दिए क्या, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि ए कहने से ही आ का भी ग्रहण हो गया, ई कहने से ही दीर्घ ई का भी ग्रहण हो गया, उ कहने से ही दीर्घ उ का भी ग्रहण हो गया, क्योंकि ए के परिवार वाले सारे आ जाएंगे, ऐसे ही उ के परिवार वाले सारे आ जाएंगे, ई के परिवार वाले सारे आ जाएंगे, इसलिए उनको एक ही बार कहने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन आप तीसरा सूत्र देखो, तीसरा सूत्र हमारे पास आया ए ओंग, और चौथा क्या आया आई औच। यदि ए और आई के दोनों चीज कॉमन हैं तो फिर आई कहने की जरूरत कहां थी, ए से ही आई का भी ग्रहण हो जाता। ऐसे ही ओ के और औ के दोनों चीज कॉमन हैं, ये औ अलग से कह दिया, ये कहने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये हुआ, ये माहेश्वर सूत्रों में जो चौथा सूत्र है ना, ये बेकार का होता। यदि आपने ए और आई एक ही परिवार के सदस्य हैं तो ए कहने से आई का भी ग्रहण हो जाएगा, जैसे कि ऐसे आ का हुआ, ऐसे ही ओ से औ का भी ग्रहण हो जाएगा। लेकिन ये अलग से आपने ये चौथा सूत्र बनाया ना अयौच, अयौच सूत्र माहेश्वर सूत्रों में अलग से कहना, यही इस बात का प्रमाण है। यद्यपि दोनों चीज मिल रहे हैं लेकिन फिर भी ये आपस में सवर्ण नहीं होंगे, क्योंकि यदि इनकी सवर्ण संज्ञा होती, इनको एक ही परिवार का माना जाता, तो फिर अलग से चौथे सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ए ई उ रील री के साथ उनके परिवार वालों को किसी सूत्र में नहीं रखा गया, लेकिन ए ओंग कहने के बाद अयौच अलग से कह दिया, ये इस बात का प्रमाण है कि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। आप ऐसे एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझो। कोई एक गांव था, गांव के अंदर कुल मिलाकर के 50 घर थे, 50 घरों में अनेक परिवार रहते थे। लेकिन गांव के अंदर कोई एक पंचायत हुई और यह कहा गया कि यद्यपि परिवार 50 घर हैं, उनमें 50 घरों में परिवार अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक घर से एक मुखिया को बुला लिया गया कि तुम आ जाओ। जैसे मान लो पहले घर में 5 भाई थे, किसी बड़े को बुला लिया, फिर दूसरे में 4 भाई थे, बड़े को बुला लिया, किसी में 3 थे, किसी में 2 थे, सभी परिवार में से एक एक सदस्य को बुला लिया। और उस सदस्य ने जो कोई बात रखी, जैसे मान लो इस 5 भाइयों के परिवार वाले में से बड़ा भाई गया और इसने कोई बात कही, तो यह माना जाएगा कि ये 5 मान रहे हैं। इसमें से कोई गया मतलब 4 मान रहे हैं। लेकिन एक परिवार में 2 भाई थे, उनमें से बड़ा और छोटा। लेकिन उस जो पंचायत हुई ना, उस पंचायत में ये दोनों भाई चले गए, अगर मैं भी जाऊंगा और तुम भी जाओगे। जैसे ये दोनों भाई गए, गांव वालों को पता लग गया कि इन दोनों भाइयों में आपस में नहीं बनती। यही क्लियर हो गया, क्योंकि यदि दोनों भाइयों में बनती तो दोनों भाई नहीं आते, यहां पर कोई भी एक भाई आ जाता। लेकिन दोनों भाई उस पंचायत में पहुंच गए,
इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों अपना अलग अलग मत रखते हैं, अपना एक मत नहीं दे रही है, अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये दोनों भाई आपस में सवर्ण नहीं है, मतलब अलग से आ गया वो भी। सेम ऐसे ही ए ओंग कहने से ही यदि पार पड़ जाती तो चौथे सूत्र आई औच की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ए के साथ आपको अलग सूत्र में आई भी कहना पड़ा, ओ के साथ आपको औ भी कहना पड़ा। तो इससे पता लगा जैसे वो दोनों भाई थे ना, उन दोनों भाइयों का अलग अलग जाना ये स्पष्ट करता है कि उनमें आपस में नहीं बनती। इसी प्रकार से इन दोनों का एक साथ आ जाना ये स्पष्ट करता है कि दोनों चीज मैच हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपस में सवर्ण नहीं होंगे। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं ए और आई आपस में सवर्ण नहीं होंगे, ओ और औ आपस में सवर्ण नहीं होंगे, ये एक परिवार के नहीं माने जाएंगे, अलग अलग रूप में ही स्वीकार करेंगे। तो ये तीन पार्ट में देखो कितनी अजीब स्थिति है, यहां पे उच्चारण स्थान नहीं मिल रहे तो भी सवर्ण मान रहे हैं, और इन दोनों में दोनों चीज मैच हो रही हैं फिर भी हम उसको सवर्ण नहीं मान रहे। इसका अलग अलग प्रमाण हो गया। आपको महत्वपूर्ण तौर पर जो पहला पार्ट है उसको याद रखने की आवश्यकता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिएगा, सवर्ण संज्ञा। नंबर 1 सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। 4-5 संज्ञाएं विशेष तौर पर आपको याद रखनी होंगी सवर्ण संज्ञा, उनमें से पहला प्रसंग है सवर्ण संज्ञा। जो बार बार बात आ रही थी ना कि ये सवर्णता क्या है, सवर्णता क्या है, जैसे हमारे दैनिक जीवन में यदि किसी बच्चे का जन्म हमारे परिवार में होता है तो जन्म के माध्यम से सवर्ण हो गया, हमारा भाई बंधु हो गया, या फिर किसी महिला का विवाह हमारे परिवार में होता है तो वो विवाह के माध्यम से सवर्ण हो गई, उनमें से कोई भी एक शर्त कंप्लीट हो जाए तो सवर्ण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर 2 शर्तें हैं, दोनों की दोनों चीज मैच होनी चाहिए। लिखो नंबर 1 तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका टुकड़ा कर लीजिएगा ऐसे कैसे, तुल्य आस्य और प्रयत्नम, तुल्य आस्य प्रयत्नम। तुल्य के नीचे लिख लीजिएगा समान, तुल्य का मतलब समान, और आस्य का मतलब क्या है, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब क्या हुआ, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। समान का मतलब बराबर, क्या क्या बराबर हो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे इसका अर्थ, जिन जिन वर्णों के, जिन जिन वर्णों के, जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर यत्न, उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर यत्न, यहां पे केवल आभ्यंतर यत्न की बात कर रहे हैं, आभ्यंतर यत्न की बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ जैसे मान लो ये ए है ना, ए मान लो ये बगैर चिन्ह का है तो उदात्त हो गया, और यदि इसको अंडरलाइन कर दे तो क्या हो गया, अनुदात्त। ये एक उदात्त है एक अनुदात्त है, यद्यपि इनका बाह्य यत्न तो अलग हो गया, लेकिन बाह्य यत्न की शर्त है ही नहीं यहां पर। या तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न दोनों का कंठ है, और दोनों का आभ्यंतर यत्न भी क्या माना जाएगा, विवृत है। तो ऐसा उदात्त और अनुदात्त भी आपस में क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर यत्न समान होते हैं, समान होते हैं, उन्हें उन्हें एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है, उन्हें
एक दूसरे का उन्हें एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है। उन्हें एक दूसरे का सवर्ण कहा जाता है। अर्थात अर्थात सवर्णता के लिए अर्थात सवर्णता के लिए इन दोनों मापदंडों इन दोनों मापदंडों का समान होना आवश्यक है। इन दोनों मापदंडों का समान होना आवश्यक है। मतलब एक भी नहीं हुआ तो फिर सवर्ण नहीं रहेगा, दोनों चीज मैच होनी चाहिए, तभी जाकर के आपस में सवर्ण संज्ञा का कार्य होगा। ठीक है, अब इसमें उदाहरण लिखेंगे। सबसे पहले लिखो ए और सामने कर लीजिएगा आ, ए और आ, ए बराबर आ। देखो उच्चारण स्थान दोनों का क्या है, इसी तरह से लिखेंगे कंठ कंठ, दोनों में बराबर डाल लीजिएगा। और दोनों का अभ्यंतर यत्न क्या है, विवृत विवृत है ना, विवृत विवृत है। अब बताइए ये दोनों चीज समान हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ए और आ आपस में क्या हुए, सवर्ण हुए। जब हम दीर्घ संधि का कार्य करेंगे तो ए और आ के प्रसंग में दीर्घ संधि का काम किया जा सकता है, लेकिन ए और ई के प्रसंग में हो सकता है क्या दीर्घ संधि का काम, ए और ई आपस में सवर्ण नहीं है, इसलिए वहां पे दीर्घ संधि का कार्य नहीं होगा। इसको ऐसे बराबर का चिन्ह लगा रखा है, आपने ऐसे कवर करके सामने लिख लीजिएगा, अतः आपस में सवर्ण। आगे से कवर करके सामने लिख लो, अतः आपस में सवर्ण, अतः आपस में या परस्पर सवर्ण, अतः आपस में सवर्ण। ऐसे दूसरा उदाहरण लिखो, ई बराबर ई, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, और दीर्घ ई का भी क्या है, तालु। दोनों के नीचे आभ्यंतर यत्न लिखिए विवृत विवृत, दोनों चीज कॉमन है। इचु ऐसा नाम तालु था ना, दोनों का उच्चारण स्थान तालु हो गया और दोनों का विवृत है, और इसको भी आगे सेम कवर करके लिख लीजिएगा, अतः आपस में सवर्ण, अतः आपस में सवर्ण। मतलब दोनों चीज मैच हो रही है तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में सवर्ण कहलाएंगे। अब ऐसे इन सबको उदाहरण लिख लीजिएगा ताकि क्लियर रहे। सीधा लिख लो, ऊ बराबर ऊ आपस में सवर्ण, टिक मार्क करते रहना, मतलब सवर्ण हो गया। री बराबर दीर्घ री, सवर्ण हो गए। ए बराबर ए, खुद के जैसा भी तो हो सकता है, ए के आगे आ तो आया ही आया, ए के आगे ए भी हो सकता है, आ के आगे आ भी हो सकता है, आ के आगे ए भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, सवर्ण। ये लिख करके सब में टिक मार्क कर लो। इसका मतलब टिक मार्क का मतलब क्या हुआ, ये सभी क्या है, एक दूसरे के सवर्ण। ऊ और ऊ सवर्ण, री और री सवर्ण, ए और ए सवर्ण, आ और आ सवर्ण, ई और ई सवर्ण, दीर्घ ई और दीर्घ ई सवर्ण। और प्लुत वाला भी एक उदाहरण लिख लीजिएगा, ए बराबर ए प्लुत वाला, तीन का चिन्ह मैंने आपको बताया था, एक मात्रिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है और त्रिमात्रिक प्लुत होता है। तो ये तीन का जब चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। तो ह्रस्व और प्लुत भी आपस में क्या होंगे, सवर्ण होंगे। और इधर ह्रस्व की बजाय दीर्घ होता तो भी सवर्ण होता, आ और प्लुत भी सवर्ण होता। अपने अपने परिवार के दृष्टिकोण से ये आपस में सवर्ण होंगे। सबके आगे टिक मार्क लगा लीजिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में सवर्ण हैं। ठीक है, लेकिन अब ये उदाहरण लिखो, ए बराबर ई, ए बराबर ई, दोनों का उच्चारण स्थान लिखो कंठ और तालु। ए के नीचे कंठ लिख लीजिएगा, ई के नीचे तालु लिख लीजिएगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का क्या है, तालु, और दोनों के दोनों क्या है, विवृत है ना। अब देखो जहां पे कंठ और तालु लिखा ना, उनके बीच में जो बराबर लगाया, बराबर को क्रॉस कर लीजिएगा। जैसे ये बराबर लिखा, इसको क्रॉस कर लेंगे। जब उच्चारण स्थान नहीं मिला तो ए और ई भी आपस में क्या हो जाएंगे, सवर्ण नहीं होंगे, तो वहां पर भी बीच में बराबर को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। और इसको सामने कवर करके लिखें, उच्चारण स्थान
अलग अलग होने के कारण उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण आपस में सवर्ण नहीं। उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण आपस में सवर्ण नहीं। ए और ई में उच्चारण स्थान अलग अलग हो गया तो इनको हम आपस में सवर्ण नहीं कहेंगे। अब बताओ, इसी प्रकार से आप देख सकते हो ई और उ आपस में सवर्ण नहीं होंगे, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, और उ का क्या है? उपपदमानीय नाम ओष्ठऊ। ऐसे ही ई और री का भी आपस में ये सवर्ण नहीं होंगे। ऐसे सीधा लिख लीजिएगा, ई और उ लिख करके बराबर को क्रॉस कर लो और आगे क्रॉस का चिन्ह लगा लो, सवर्ण नहीं होंगे। ऐसे ही ई और री, इसको भी आगे क्रॉस कर लीजिएगा, मतलब ये आपस में सवर्ण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन सबके अंदर उच्चारण स्थान क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। तो ये आपको सवर्णता में ये पता लगा कि कौन कौन आपस में सवर्ण है और कौन कौन आपस में सवर्ण नहीं है। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 लिखो इसी में, इसी चैप्टर में नंबर 2 आ जाएगा। रिलरी वर्णयो हो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ये वार्तिक है। मैंने आपको बताया था वार्तिकों के अंत में सामान्य तौर पर वाच्यम, वक्तव्यम, उपसंख्यानम इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वाच्यम आ गया। पाणिनि के विषय में कुछ कमी छूट गई थी, उस कमी को पूरा करने का काम कौन कर रहे हैं? कात्यायन कर रहे हैं। रिलरी वर्णयो हो मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और ली, री और ली वर्ण के, ये दोनों कौन कौन से? री और ली वर्ण के, री और ली वर्ण के उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी, री और ली वर्ण के उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी, अलग अलग होने पर भी, अलग अलग होने पर भी वार्तिककार, वार्तिककार, वार्तिककार का मतलब क्या हुआ? जो वार्तिकों की रचना करता है। जैसे जो सूत्रों की रचना करेगा उसको हम क्या कहते हैं? सूत्रकार। तो सूत्रकार तो कौन थे? पाणिनि। और वार्तिकों की रचना किसने की? कात्यायन ने। तो वार्तिककार किसको कहेंगे? कात्यायन। दोबारा सुन लीजिएगा, री और री वर्ण के उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी वार्तिककार कात्यायन ने, वार्तिककार कात्यायन ने इन दोनों को परस्पर सवर्ण माना है, परस्पर सवर्ण माना है, इन दोनों को परस्पर सवर्ण माना है। ठीक है, मतलब उच्चारण स्थान अलग अलग था, फिर भी इनको क्या माना गया? सवर्ण माना गया। इसका मतलब जब सवर्ण दीर्घ का काम करेंगे तो री के आगे यदि री आएगा ना तो भी सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं, री के आगे री आएगा तो भी सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाओ ऐसा, नीचे लिखो री बराबर री, री बराबर री, री के नीचे उसका उच्चारण स्थान लिखो। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और री का क्या है? दंत। ऋतुरसा नाम मूर्धा और लितुरसा नाम दंताः। और दोनों के नीचे क्या लिखेंगे? विवृत, विवृत। और विवृत में तो बराबर रहने दो और उच्चारण स्थान में बराबर को क्रॉस कर लो, क्योंकि उच्चारण स्थान समान नहीं है। लेकिन री और री के अंदर क्रॉस नहीं करना। आपको क्या मानना? सवर्ण मानना होगा। इसको कवर करके सामने लिख लो, कवर करके सामने लिखेंगे। उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी, उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी, उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी आपस में सवर्ण, उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी आपस में सवर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से री और री आपस में सवर्ण होंगे यद्यपि उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब क्या मतलब निकला?
सवर्णता के बाद री और री के भेदों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। री के 18 और री के 12, तो सवर्णता के बाद दोनों के कितने कितने भेद हो गए, 30-30 भेद हो गए। लिखो नेक्स्ट लाइन से, सवर्णता के बाद, सवर्णता के बाद री और री, सवर्णता के बाद री और री के भेदों को, री और री के भेदों को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। अर्थात ब्रैकेट में कर लो, 18 + 12 = 30, अर्थात 18 + 12 = 30, ब्रैकेट बंद। अर्थात सवर्णता के बाद, सवर्णता के बाद री और री, री और री दोनों के, री और री दोनों के 30-30 भेद हो जाते हैं। कितने कितने हो जाएंगे, 30-30, री के भी 30 और री के भी 30। क्लियर। तो ये दूसरा प्रसंग आ गया, उच्चारण स्थान अलग अलग था, फिर भी हमें इनको सवर्ण मानना पड़ा, एक ही परिवार का सदस्य मानना पड़ा। फिर आ जाइए नंबर 3। देखो एक बात सुन लीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों में जो चौथा सूत्र है अयौच, ये अलग से कहना, तीसरा तो क्या था एओंग और चौथा क्या था अयौच, ये अलग से कहना इस बात का प्रमाण है कि ए और ऐ की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। यदि सवर्ण संज्ञा होती तो चौथे सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जैसे ए ई उ कहने के बाद दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ को लेकर के कोई भी सूत्र माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। नंबर 3 लिख लीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में चतुर्थ सूत्र, चतुर्थ सूत्र अयौच, कौन सा था अयौच, अयौच का पाठ, अयौच का पाठ, अयौच का पाठ अलग से होना ही, अयौच का पाठ अलग से होना ही इस बात का प्रमाण है कि, इस बात का प्रमाण है कि, इस बात का प्रमाण है कि ए और आई, ए और आई, ए और आई तथा ओ और औ, ए और आई तथा ओ और औ की आपस में, की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्लियर। यदि इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा हो रही होती, तो मैंने वो भाई वाला उदाहरण दिया ना, यदि वो दोनों भाइयों में आपस में बन रही होती तो एक भाई जाता, वो दोनों भाई चले गए, इस बात का प्रमाण क्या है कि उनमें आपस में नहीं बनती। ए कहने से यदि ऐ का ग्रहण होने वाला होता तो चौथा सूत्र अयौच कहते नहीं, ओ से औ का ग्रहण होता तो भी नहीं कहते, लेकिन एक साथ अलग अलग कह दिया, तो ये बात का स्पष्ट प्रमाण हो गया कि ये आपस में सवर्ण नहीं है, एक परिवार के सदस्य नहीं है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ए आई वाला बनाओ, ए बराबर आई, दोनों का उच्चारण स्थान लिखो नीचे। ए का क्या है बताइए, ए दे तो कंठ तालु है ना, कंठ और तालु एक साथ, तो ए के नीचे लिख लीजिएगा कंठ तालु, और ऐसे ही आई के नीचे भी लिख लीजिएगा कंठ तालु, और आभ्यंतर इतने दोनों का क्या है विवृत, 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 विवृत। ठीक है,
दोनों बराबर हो गए, इनमें तो बराबर लगा लो, लेकिन जब ए और आई लिखा ना, इसको क्रॉस कर लीजिएगा और इसके सामने कवर करके लिखो, सामने लिख लीजिएगा, फिर भी आपस में सवर्ण नहीं, फिर भी आपस में सवर्ण नहीं, फिर भी आपस में सवर्ण नहीं। बताओ फिर भी शब्द का प्रयोग क्यों किया? दोनों चीज मिल रही है, लेकिन फिर भी आपस में ये सवर्ण नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही ओ और औ लिखो, ओ और औ, ओ के नीचे कंठोष्ठ और औ के नीचे भी कंठोष्ठ। वो दो तो कंठोष्ठम था ना, तो ये कंठोष्ठ वो भी कंठोष्ठ, और दोनों कैसे हैं? विवृत विवृत हैं। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न को तो बराबर कर लीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगा लो, लेकिन ओ और औ में बराबर को क्रॉस कर लीजिएगा और सामने कवर करके क्या लिखेंगे? फिर भी आपस में सवर्ण नहीं, फिर भी आपस में सवर्ण नहीं। तो ये आपका जो सवर्णता का बिंदु था उसको हमने रखा। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न जिनके समान होते हैं उनको हम आपस में क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। लेकिन इस जगह उच्चारण स्थान अलग होने पर भी सवर्ण कर दिया और इनमें दोनों चीज मिल रही थी तो भी आपस में सवर्ण नहीं किया। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि आपको स्पष्ट हो जाए तो समझ जाएंगे कि सवर्णता का शीर्षक समझ में आ गया। ये जो ए और ओ है ना, ये आपस में सवर्ण होंगे क्या? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ का क्या है? कंठोष्ठ। तो कौन से नियम से कैंसिल हुआ? रूल नंबर 3 से कैंसिल हुआ कि रूल नंबर 1 से कैंसिल हुआ? 1 से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक का उच्चारण स्थान तो क्या है? कंठ तालु, और ओ का क्या है? कंठोष्ठ। तो यहां तो उच्चारण स्थान बराबर नहीं है। जब उच्चारण स्थान ही बराबर नहीं है तो रूल नंबर 1 ही काट देगा, क्योंकि रूल नंबर 1 में शर्त क्या है? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान होने चाहिए। तो यहाँ पे यद्यपि आभ्यंतर यत्न तो दोनों का विपरीत था, लेकिन उच्चारण स्थान अलग हो गया, तो रूल नंबर 1 के अनुसार ही कैंसिल हो गया। ए और ओ तो सवर्ण होता ही नहीं है, और इसी प्रकार से ए और आई की भी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो ये हमारे पास सबसे पहला शीर्षक जो हमने रखा वो आया सवर्णता का। कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं? इसीलिए ए के भेद 18 बताए हमने, क्योंकि ए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आपस में सवर्ण होंगे तो सभी के भेदों को जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही हम जो ई, उ इत्यादि के प्रसंग में रख सकते हैं। री के भेद हमने 18 बताए थे, लेकिन जब इसकी संज्ञा सवर्ण संज्ञा री के साथ हो जाएगी तो री के 12 भेदों को भी जोड़ दिया जाएगा, और 12 भेदों को जोड़ेंगे तो री और री दोनों के कुल मिलाकर के भेदों की संख्या 30 हो जाएगी। अर्थात री के भेदों को भी 30 कहा जा सकता है और री के भेदों को भी 30 कहा जा सकता है। हमने जो पीछे उच्चारण स्थान के दौरान एक पंक्ति में जो नंबरिंग की थी, जैसे ए के नीचे 18, कु के नीचे 5, उस नंबरिंग में जहां जहां पर भी री होगा वहां पे 18 तो रहेगा। सवर्णता से पहले, सवर्णता के बाद 30 हो सकता है, तो वहां पे दो प्रकार की काउंटिंग हो जाएगी। एक बार हम 18 को जोड़ेंगे और एक बार हम 30 को जोड़ेंगे। ऐसे री के प्रसंग में भी एक बार 12 के आधार पर जोड़ेंगे और एक बार 30 के आधार पर जोड़ेंगे। दो प्रकार से यहां पे नंबरिंग का कार्य वहां पे काउंटिंग के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था इस कक्षा का, सवर्णता का शीर्षक, उसको हमने सबसे पहले लिया है। अब मैं दूसरी संज्ञा की ओर आ रहा हूं। दूसरी संज्ञा है संयोग संज्ञा। मतलब यह हुआ, संज्ञा का तात्पर्य आपने देखा, जैसे सवर्ण संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि सवर्ण कहते किसको हैं, उसकी परिभाषा देने वाला प्रसंग। इसी प्रकार से अब संयोग किसको कहते हैं? बार बार आपको ध्यान हो, हम कह रहे थे संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त वही सेम शब्दों से बने हुए हैं। समपूर्वक युज धातु से ये संयोग बना हुआ है और संयुक्त भी युज धातु से बना हुआ है। संयोग और संयुक्त, संयोग किया हुआ उसको संयुक्त कह देते हैं। चलो किसको कहेंगे संयोग? इसके लिए पाणिनि का सूत्र आता है, हलो अनंतराह संयोग है। हलो अनंतराह संयोग है। देखो ये क्या कहता है,
ऐसे कोई भी व्यंजन, हल वर्ण का मतलब क्या हुआ, व्यंजन वर्ण, जो कैसे हो, अनंतराह। अनंतरा का मतलब हुआ व्यवधान से रहित। देखो, व्यवधान का मतलब होता है कंटिन्यूअसली व्यंजन चल रहे हो तो उसको व्यवधान रहित कहेंगे। जैसे मान लो हम ये कहें कि इस पंक्ति में 5 छात्र व्यवधान रहित बैठे हैं, मतलब बीच में कोई भी छात्रा नहीं है। व्यवधान जस्ट अपोजिट का होगा। स्वरों के बीच में व्यवधान व्यंजन का हो सकता है, व्यंजनों के बीच में व्यवधान स्वरों का हो सकता है। और ये क्या कह रहा है, ऐसे कोई व्यंजन जो अनंतराह, मतलब व्यवधान से रहित हो, मतलब बीच में कोई भी स्वर नहीं आए, उस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा। निष्कर्ष ये हुआ, दो या दो से अधिक व्यंजन यदि एक साथ आ जाएं तो उस पूरी सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, संयोग कहा जाएगा। जैसे देखो, इंद्र है, इंद्र में ई के बाद में क्या क्या है, न, द, र और आगे क्या है, अह। बताइए, 3 व्यंजन एक साथ आ गए ना, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। जैसे और भी रख सकते हैं, जैसे आपने कहा अन्य है, अब अन्य में ए के बाद में न, य और अह। अब यहाँ पे 2 व्यंजन कौन कौन से, न और य एक साथ आ गए, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। ऐसे ही देखो, क्षमा, क्षमा में आपको बताया था कै, श, ए, मैं, आ, तो यहां पे कौन हो गया, कै और श का संयोग हो गया। ऐसे ही देखो, क्षत्रिय है, क्षत्रिय है के अंदर देखो कै, श, ए और तै, र, ई, य, अह, तो यहां पे कैसे और तैरे 2 संयोग हो गए, कैसे का संयोग भी और तैरह का संयोग भी। ऐसे ही देखो आप, ज्ञानम, ज्ञानम में आपको बताया था ज्ञ में क्या क्या मिला हुआ है, जय और य, और आगे आ, न, ए, मैं, तो यहां पे किस किस का संयोग हो गया, जय और य का। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ आ जाएं तो उस स्थिति को आप क्या कहोगे, संयोग कहोगे। उसी का नाम क्या रख दिया गया, संयोग। परिभाषा क्या आ गई, हलो अनंतराह। अनंतरा का मतलब हुआ व्यवधान से रहित। अब व्यंजनों में किसका व्यवधान हो सकता है, स्वरों का। स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन वर्ण है उनको आप क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यंजन लगातार आ जाएं तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, संयोग। नंबर 2 लिख लीजिएगा, नंबर सेकंड, क्योंकि पहला तो टॉपिक कौन सा हो गया, सवर्णता। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है संयोग। नंबर 2, संयोग। और सूत्र लिख लीजिएगा, हलो अनंतराह संयोग है। हलो अनंतराह विसर्ग है, संयोग है। जहां पे आपने इसका टुकड़ा कर लीजिएगा नीचे, हल है और अनंतराह। हल है, ये हल है बहुवचन का रूप है, हल, हलऊ, हल है। तो हल तो ओरिजिनली हलंत होता था ना, लेकिन ये बहुवचन का रूप है इसलिए विसर्ग आया है। अनंतराह, जहां पे हल लिखा ना, हल के नीचे लिख लीजिएगा व्यंजन। हल का तात्पर्य किससे है, व्यंजन। और जहां पे आपने अनंतराह लिखा उसके नीचे लिख लीजिएगा व्यवधान से रहित। व्यवधान से रहित, व्यवधान का मतलब डिस्टरबेंस, बीच में कोई नहीं आए, व्यवधान से रहित। अनंतरा के नीचे क्या लिख लेंगे, व्यवधान। जानते होंगे इतना सा तो, व्यवधान, व्यवधान से रहित, व्यवधान से रहित। ठीक है। अच्छा, आपसे यह पूछा जाए कि संयोग संज्ञा किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है कि व्यंजन से संबंधित है, व्यंजन से संबंधित है। यद्यपि स्वर की बात भी आई कि स्वर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह काम किसका है, व्यंजनों का है। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, स्वरों के व्यवधान से रहित, स्वरों के व्यवधान से रहित, स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों को, व्यंजन वर्णों को संयोग कहा जाता है, संयोग
कहा जाता है। अर्थात अर्थात दो या दो से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच किसी स्वर का नहीं होना संयोग कहलाता है। संयोग कहलाता है। संयोग कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। जैसे सबसे पहले उदाहरण लिखो, इंद्र है। इंद्र, और इंद्र में वर्णों को अलग अलग कर लीजिएगा। इंद्र में क्या क्या है? ई, न, द, र, अह। न हलंत, द हलंत, र हलंत और अ आगे। इंद्र, ठीक है। और न, द, र को अंडरलाइन करके इसको क्या कहेंगे? नीचे लिख लीजिएगा संयोग। इन तीनों को अंडरलाइन करके नीचे क्या लिख लेंगे? संयोग। ये स्थिति संयोग कहलाएगी। न, द, र तीन व्यंजन एक साथ आ गए, इसको हम क्या कहेंगे? संयोग। ऐसे आ जाइए दूसरा उदाहरण देखो, अन्य है। अन्य है, वर्ण विभाजन कर लीजिएगा, ए, न, य, अह। तो जहां पे न और यह था उसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा संयोग। और ऐसे क्षमा, क्षमा में क्या क्या मिला हुआ है? क, श, ए, मैं, आ। तो कैश को अंडरलाइन कर लो, ये कैश को संयोग कहेंगे। और क्षत्रिय में दो संयोग हैं, क, श और त, र। दो जगह संयोग आ गया। क, श, ए, त, र, ई, य, अह। और इसमें क, श और त, र को अंडरलाइन करके नीचे लिख लीजिएगा संयोग। दो संयोग हो गए। परीक्षा में आपके प्रश्न ये बन सकता है, सीधे तौर पर तो ये पूछा जा सकता है कि संयोग संज्ञा का सूत्र कौन सा है, जब तो आपने सीधे दिया हलोनंतरा संयोग है। और एक तरीका ये हो सकता है, चार ऑप्शन दे दें और उनमें से पूछे बताइए इनमें से कौन सा संयोग का उदाहरण है या कौन सा संयोग का उदाहरण नहीं है। अभी मैं एक आपको प्रश्न बना के बताऊंगा। क्षमा, क्षत्रिय और एक लिख लीजिएगा ज्ञानम। ज्ञानम में क्या क्या मिला हुआ है? जय, य, आ, न, ए, मैं। तो जय य के संयोग को अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको क्या कहेंगे? संयोग। ठीक है। अच्छा, क्रम और कर्म। देखो एक बार, आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि रे की मात्रा कभी इधर आती है कभी ऊपर जाती है, इसका क्या डिफरेंस है? सुनो एक बार। और एक कृमि, तीनों में क्या डिफरेंस है एक बार देख लीजिएगा। क्रम में क्या क्या मिला हुआ है? जब कभी रे से पहले वाला व्यंजन भी हलंत हो तो जो रे है वो नीचे आ जाता है। रे से पहले वाला व्यंजन हलंत हो तो, अब ये क्या आधा था ना, हलंत था, इसमें रे मिल जाएगा, जब क्या बन जाएगा? क्रम है, और इसमें संयोग माना जाएगा ना, संयोग है नंबर 1। ऐसे ही दूसरा आया कर्म। कर्म के अंदर क, ए, रे, मैं, ए। जब रे के आगे हलंत हो, रे के आगे हलंत हो अर्थात रे के बाद में कोई स्वर नहीं हो और पहले तो स्वर हो, तो ये जो रे है ना ये ऊपर चले जाता है। तो ये यहां पर भी संयोग हो गया, रे और मैं का संयोग हो गया। लेकिन देखो कृमि, अब कृमि में क्या क्या है? कै, री, मैं, इही। अब बताओ ये संयोग है क्या? कै और री का संयोग है क्या? री तो स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, जबकि हमने शर्त क्या रखी थी? दो व्यंजन एक साथ चाहिए।
इसको हम संयोग नामकरण नहीं देंगे, ये कृमि संयोग का उदाहरण नहीं होगा। इन दोनों को ले लीजिए, क्रम और कर्म। रै से पहले यदि हलंत होगा तो रै नीचे आ जाएगा, और रै के आगे यदि हलंत होगा तो रै ऊपर चले जाएगा। पहले होगा तो नीचे, आगे होगा तो ऊपर, क्रमशः याद रखें। तो क्रम में भी संयोग है और कर्म में भी संयोग होगा, लेकिन री वाले प्रसंग को कभी भी संयोग नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास संज्ञा के दृष्टिकोण से दूसरी संज्ञा आई, संयोग संज्ञा। एक छोटी सी परिभाषा थी, हलो अनंतराह संयोग है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच किसी स्वर का नहीं होना, वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर हमने रखा है संयोग का। अब इसी प्रकार से हम आते हैं आगामी शीर्षक की ओर। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली चल रही है पूरी की पूरी। पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से पूरा कार्य हम देख रहे हैं। सुनो, अब हमारे पास आगामी संज्ञा आती है नंबर 3, और वो संज्ञा है संहिता संज्ञा, जिसको सामान्य भाषा में आप संधि कहते हैं। संधि, संधि कह दो चाहे संहिता कह दो, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। संधि या संहिता की जो व्याकरण सम्मत परिभाषा दी गई है वो आता है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, परः का मतलब हुआ बाद वाला। दुनिया में कोई भी यदि ये कहे कि मेरा स्थान दूसरा है, तो इसका मतलब ये पक्का है कि कोई न कोई पहला भी होगा, क्योंकि जब तक कोई पहला नहीं होगा तब तक दूसरा संभव नहीं है। वैसे ही पर का मतलब होता है बाद वाला, और ये बाद वाला तभी होगा जब कोई पहले वाला भी हो। तो बाद वाले से ही पहले वाला जो प्रसंग है वो भी आ जाएगा। पहले वाले और बाद वाले वर्ण में, ये किसी भी वर्ण की बात हो सकती है, पहले वाले और बाद वाले वर्ण में जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यंत समीपता, जिससे ज्यादा समीप नहीं लाया जा सके। पहले वाले वर्ण और बाद वाले वर्ण को जितना समीप लाया जा सके उतना समीप लेकर के आना, वो क्या कहलाएगा? संहिता कहलाएगा। अर्थात उसी का नामकरण क्या होगा? संहिता होगा। मतलब सीधी सी बात ये हुई, जिन वर्णों में आपस में संधि कार्य होता है उन वर्णों को हम संहिता संज्ञक कहेंगे। चाहे वो दोनों स्वर हो, चाहे वो दोनों व्यंजन हो, चाहे एक स्वर एक व्यंजन हो। जैसे उदाहरण रखता हूं मैं, रमा प्लस ईस है, और रूप क्या बनता है गुण संधि करने पर? रमेश है। तो बताइए रमेश में कौन कौन? यहाँ पे आ और ई, ये आपस में कैसे होंगे? संहिता संज्ञक होंगे, जिनके बीच में संधि हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, दोनों स्वर हो गए, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। जैसे उद प्लस ज्वाला है, और रूप बनेगा, हम आगे बताएंगे क्या बनेगा, उज्ज्वला है। तो यहाँ पे संधि किस किस के बीच में हुई? द और जय। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? संहिता कहलाएंगे, संहिता संज्ञक होंगे। और एक स्वर एक व्यंजन भी हो सकता है, जैसे जगत प्लस ईस है, तो यहां पे रूप क्या बनेगा? जगदीश है। और यहां पे संहिता संज्ञक किसको कहेंगे? तय और ई, इन दोनों को संहिता संज्ञक कहेंगे। संहिता कह दो चाहे संधि कह दो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। बस फर्क इतना सा है, जो संधि शब्द है ना, संधि शब्द पुल्लिंग का है और संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। इतना सा फर्क है। मतलब यह हुआ, परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न आए संधि को लेकर के, तो कैसे पूछेगा? कह संधि। हिंदी में तो आप क्या बोलते हैं? कौन सी संधि?
संस्कृत में वो पुल्लिंग का शब्द है, तो क्या रूप बनेगा? कह संधि। ठीक है, कौन सा संधि, कौन सा नहीं होगा, हिंदी में तो कौन सी बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में वो शब्द कहां का है? पुल्लिंग का है। और संहिता पूछे तो का संहिता, का संहिता मतलब दोनों शब्दों में केवल लिंग का अंतर है। संधि शब्द पुल्लिंग का है, संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। तो जब हम संधि का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो व्याकरण सम्मत परिभाषा देंगे, वो यही आएगी, परः सन्निकर्षः संहिता। दो वर्णों को, अब देखो ये आ और ई को मिलाकर के आपने एक कर दिया, इससे ज्यादा समीप नहीं लाया जा सकता था। द और जय, इसमें द में परिवर्तन करके आपने जय कर दिया, इससे ज्यादा समीप नहीं लाया जा सकता था। इन वर्णों को एक जगह मिश्रित नहीं किया जा सकता था। और तय के स्थान पे द करके ई मिलाकर के दी बना दिया, इससे ज्यादा नजदीक नहीं लाया जा सकता था। दो वर्णों को यथासंभव समीप लेकर के आने का जो कार्य है, उसी कार्य को संहिता कार्य या संधि कार्य कहा जाता है। नंबर 3 डाल लीजिएगा, संहिता। तीसरा टॉपिक संहिता, और इसका सूत्र लिख लीजिएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। और जहां पे आपने परः लिखा है, परः के नीचे ही पूर्व और पर लिख लीजिएगा। और जहां पे आपने सन्निकर्ष लिखा है, उसी के नीचे लिख लीजिएगा अत्यंत समीपता। अत्यंत समीपता। और जहां पे आपने संहिता लिखा है, संहिता के नीचे कर लीजिएगा संधि। संहिता किसका अर्थ सूचक है? संधि का। पर का मतलब क्या हुआ? बाद वाला, और बाद वाला तभी होगा जब कोई पहले वाला भी हो। तो पर कहने से ही पूर्व का भी ग्रहण हो गया। ठीक है, लिखो, पूर्व और पर वर्णों, पूर्व और पर, पूर्व और पर वर्णों, पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत समीपता, पूर्व और पर वर्णों की अत्यंत समीपता को ही, अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अर्थात, अर्थात जिन दो वर्णों में, अर्थात जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है, अर्थात जिन दो वर्णों में संधि कार्य होता है, उन्हें, उन्हें संहिता संज्ञक, संहिता के आगे संज्ञक और जोड़ देंगे, उन्हें संहिता संज्ञक माना जाता है। उन्हें संहिता संज्ञक माना जाता है, मतलब उनकी संहिता संज्ञा हो जाएगी, संहिता संज्ञक माना जाता है। जिन दो वर्णों में संधि कार्य हुआ उनको हम क्या कहेंगे? संहिता संज्ञक कहेंगे। अर्थात नेक्स्ट लाइन से, संहिता और संधि शब्द, संहिता और संधि शब्द पर्यायवाची हैं। संहिता और संधि शब्द पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची हैं। संधि शब्द पुल्लिंग, संधि शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द सही लिखना। पुल्लिंग दो प्रकार से लिखा जा सकता है। यदि आपने अनुस्वार लगाया जब तो लय सिंगल रहेगा, और यदि आपने चंद्र बिंदी लगाया तो लय डबल रहेगा। जब हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे तब क्लियर होगा ये दोनों सही हैं। अनुस्वार लगाया तो लय सिंगल होगा, और चंद्र बिंदी लगाया तो लय डबल होगा। संधि शब्द पुल्लिंग, और बाकी कई लोग पुरलिंग लिखते हैं रे की मात्रा लगा के, वो सारे गलत हैं। इन दो के अलावा कोई तीसरा रूप नहीं है। मुझे पता है सबने क्रॉस किया है।
संधि शब्द पुल्लिंग तथा संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है, तथा संहिता शब्द स्त्रीलिंग का है। मतलब पुल्लिंग, संधि तो पुल्लिंग का है और संहिता शब्द कहां का है? स्त्रीलिंग का है। ऐसे लिख लीजिएगा, कह संधि ही, एक स्पष्ट हो जाएगा, प्रश्न निर्माण में आ जाएगा। कह संधि ही मतलब संधि शब्द पुल्लिंग का, तो किम शब्द का कह पुल्लिंग का रूप आ गया, कह संधि। और इधर क्या लिखेंगे? का संहिता, स्त्रीलिंग का रूप होने की वजह से का आया है, प्रश्न निर्माण के शीर्षक में आएगा ये, कह संधि और का संहिता, कह संधि और का संहिता। ठीक है। अब जिन दो वर्णों के बीच में संधि कार्य होगा उनको आपस में क्या कहेंगे? संहिता संज्ञक। वो दोनों स्वर भी हो सकते हैं, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, एक स्वर एक व्यंजन भी हो सकता है। तीनों प्रकार के उदाहरण रख लीजिएगा। सबसे पहले उदाहरण दो, रमा प्लस ईस है, रमा प्लस ईस है, और रूप क्या बना? रमेश है। अब बताओ इसमें संहिता संज्ञक कौन होंगे? ठीक है, इसके नीचे डैश लगा लिख लो, आ कोमा ई संहिता संज्ञक हैं, आ ई संहिता संज्ञक हैं। जिनके बीच में संधि होगी उनको संहिता संज्ञक कहेंगे। तो रमेश के अंदर रमा और ईस में हुआ तो आ और ई संहिता संज्ञक हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण लिख लो, उद प्लस ज्वाला है, उद प्लस ज्वाला है, उद प्लस ज्वाला है। और रूप क्या बन जाएगा? उज्ज्वला है। तो संधि किसके बीच में हुई? द और जय के बीच में हुई ना, तो डैश लगा लिख लीजिएगा, द कोमा जय, दोनों हलंत लिखने हैं, द जय। ये मत कर लेना जय जय, ये केवल द और जय, जिनके बीच में संधि हो रही है, द जय संहिता संज्ञक हैं। उज्ज्वला के अंदर क्या हो जाएगा? द और जय। ऐसे पूरी संधि का प्रकरण आ सकता है यहां पर। जैसे मान लो आपने प्रत्येक बनाया, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक, तो प्रति के अंत में ई और एक का ए, तो संहिता संज्ञक कौन हो गए? ई और ए। जिनके बीच में संधि कार्य होगा उनको हम क्या कहेंगे? संहिता संज्ञक। ऐसे एक उदाहरण लिख लीजिएगा, जगत प्लस ईसह, जगत प्लस ईसह, जगत प्लस ईसह, जगत प्लस ईसह, और रूप क्या बना? जगदीसह। और यहां पे संहिता संज्ञक कौन होंगे? तय और ई, दीर्घ ई, तय और ई संहिता संज्ञक हैं। तो सीधी सी बात यह आ गई इस परिभाषा में, जिन दो वर्णों के बीच में संधि कार्य होता है उनको हम क्या कहेंगे? संहिता संज्ञक कहेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले तो सवर्ण संज्ञा की बात की। सवर्ण संज्ञा के लिए सूत्र आया हमारे पास, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न समान थे वो सवर्ण हो गए। दूसरा प्रसंग आया संयोग का, जिसका सूत्र आया हलो अनंतराह संयोग है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आए तो उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? संयोग। और तीसरा प्रसंग आया संहिता का, जिसमें यह बताया कि जिन दो वर्णों के बीच में संधि कार्य होता है उनको आपस में क्या कहेंगे? हम उनको संहिता संज्ञा कहेंगे, अर्थात उन दोनों वर्णों की संहिता संज्ञा होगी। ठीक है, ये चर्चा करने के बाद अब आते हैं हम चौथी परिभाषा की ओर, और वह चौथी परिभाषा है पद। ये एक ऐसी संज्ञा है जो पूरी की पूरी व्याकरण के दौरान, पूरे के पूरे संस्कृत लेखन के दौरान सबसे ज्यादा काम आती है। पद कहते किसको हैं? सुन लीजिएगा। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, हम जैसे खाना बनाने से पहले हम जो आटा लेकर के आएंगे वो किसी चक्की से या आप दुकान से लेकर के आए, चाहे वो आटा कितना ही ब्रांडेड हो, चाहे वो आटा कोई सी भी विश्वसनीय चक्की से लेकर के आए हो, चाहे स्वयं ने ही उस आटे को बनाया हो, पीसा हो, लेकिन फिर भी जब आप खाना बनाने की बात आती है तो उसको एक बार छाना जरूर जाता है, चाहे उसमें कचरा निकले चाहे नहीं निकले। आपने पहले दिन छान के देखा
उस आटे में कोई कचरा नहीं था, तो भी आप दूसरे दिन फिर दोबारा से छानेंगे ही, चाहे उसमें कचरा निकले चाहे नहीं निकले, और उसके बाद ही उस आटे का प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी एक प्रकरण है। संस्कृत के प्रसंग में शब्द और पद में डिफरेंस है। आप ये मान लीजिएगा, शब्द वो आटा है जो आपने चक्की से लिया या दुकान से खरीदा, और पद वो आटा है जो लास्ट में जाकर के आप जिससे खाना बना रहे हो। दोनों चीज, दो अवस्थाएं हैं, दोनों में आपने स्वच्छता की अवस्था रखी है। ठीक उसी प्रकार से देखो, संस्कृत में एक तो होते हैं शब्द और एक होते हैं धातुएं। जितने भी क्रिया रूप है, क्रिया रूपों के लिए धातु आएंगी। जो वर्ब्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना इत्यादि, वो सारे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। हमारे पास शब्द और धातु, इनसे मिलाकर के आपको पद बनाना है। मतलब दैनिक जीवन में संस्कृत लिखते समय या संस्कृत बोलते समय पद बनाना आवश्यक है, क्योंकि एक नियम आता है, अपदम न प्रयुंजीत। जब तक पद नहीं बना लेंगे तब तक उनका प्रयोग नहीं होगा। जब तक हम छान नहीं लेंगे तब तक उस आटे का प्रयोग हम खाने में नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब तक पद नहीं बना लें तब तक उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहां पर दो प्रकार की चलनियां हमारे पास हैं, एक तो शब्द के लिए और एक धातु के लिए। शब्द के लिए चलनी है जिसका नाम है सुप, और धातु के लिए जो चलनी है उसका नाम है तिंग। मतलब ये प्रत्ययों के प्रकरण है, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। शब्दों से सुप प्रत्यय करने के बाद जो रूप बनेगा उसको पद कहेंगे, और धातुओं से तिंग प्रत्यय करने के बाद जो रूप बनेगा उसको पद कहेंगे। मतलब ये हुआ, शब्दों के अंत में सुप होंगे और धातुओं के अंत में तिंग होंगे। इसीलिए यहां पर जब पद की परिभाषा आती है वो आती है सुप तिंगंतम। यह तो क्या कहते हैं, सुप अंत में हो या फिर तिंग अंत में हो, उनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। देखो कैसे, मान लो राम शब्द है, राम क्या है? शब्द, और इसमें आप विभक्ति वाले जो प्रत्यय लगाते हैं वो प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाते हैं। सु, औ, जस इत्यादि कुछ प्रत्यय होते हैं। जैसे प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय हुआ और सु प्रत्यय करने के बाद रूप बनता है राम है। द्विवचन में औ प्रत्यय होता है, औ प्रत्यय करने के बाद रूप बनता है रामऊ, रामऊ, और जस प्रत्यय करने के बाद रूप बनता है रामाह। मतलब ये हुआ, आपने सभी ने राम शब्द के रूप देखे होंगे। 7 विभक्तियां होती हैं और संबोधन होता है। 8 प्रकरण हो गए, और उनमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक शब्द में 8 या 24 पद होते हैं। आपने देखा होगा, राम है, रामऊ, रामाह, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। ऐसे कुल मिलाकर के 7 विभक्तियां और एक संबोधन, तो 8 या 24। एक शब्द के प्रसंग में ये 24 पद हो सकते हैं। मतलब ये हुआ, शब्द तो अकेला राम था, शब्द अकेला क्या था? राम। लेकिन राम से राम है, रामऊ, रामाह, रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। मतलब ये हुआ, आपके जो शब्द रूप होते हैं ना, शब्द रूपों के अंदर कोई भी पोजीशन आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। शब्द रूपों में कोई भी पोजीशन आएगी उसी को पद कहेंगे। मतलब ये हुआ, शब्दों का प्रयोग तभी करेंगे जब तक उसको शब्द रूप नहीं बना लें, उसको पद नहीं बना लें। किसी भी जगह का 8 या 24 रूपों में से नियमानुसार किसी एक जगह का रूप आपको प्रयोग में लेकर के आना होगा। ठीक इसी प्रकार से धातु के प्रसंग में भी, धातुओं में जैसे मान लो पठ धातु है, पठ धातु से तिंग प्रत्ययों में जैसे सबसे पहला प्रत्यय होता है तिप, और रूप बनता है पठती। अब ये पठ तो धातु था, अब ये पठती क्या हो गया? पद हो गया। हमारे पास तिंग से छान लिया तो अब रूप क्या बन गया? पठती। आपने धातु रूप भी देखे होंगे, जैसे पठती, पठतः, पठंती,
पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावै, पठामः। एक धातु के अंदर कितने रूप हो गए? 9। एक लकार में 9 हुए। जैसे लकार का मतलब होता है, जैसे अंग्रेजी में टेंस होते हैं ना, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उसी प्रकार से हमारे संस्कृत में उनको लकार कहा जाता है। प्रेजेंट के प्रसंग में लट लकार, पास्ट के प्रसंग में लंग लकार और फ्यूचर के प्रसंग में लिट लकार। 3 लकार महत्वपूर्ण। और बाकी जो अंग्रेजी में जैसे लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए यहाँ पे विदिलिंग लकार और लोट लकार इत्यादि कई प्रकार के वाक्यों के अलग अलग मीनिंग के अनुसार लकार हुआ करते हैं। एक लकार में कुल मिलाकर के कितने रूप हो गए? 9 रूप हो गए। और ऐसे संस्कृत में कुल मिलाकर के 10 लकार होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 9 धाई 90। एक धातु से 90 पद हो सकते हैं। 90 प्रकार के जो धातु रूप होंगे उन सभी को आप क्या कहेंगे? पद कहेंगे। पठ तो धातु है, और पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावै, पठामः, ये क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। मतलब ओरिजिनल जो है उसको तो शब्द या धातु कहा, और उनसे जो रूप बनाया उसको हमने क्या कहा? पद कहा। इसलिए परिभाषा भी क्या आई? सुप तिगंतम पदम। या तो सुबंत हो, जिसके अंत में सुप हो, उसको पद कहते हैं, या फिर वो क्या हो? तिगंत हो, जिसके अंत में तिंग हो, तिंग का मतलब ती इत्यादि हो, उनको हम पद कहेंगे। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था आपको आटे वाला। जैसे आपने कोई भी रूप बनाया, जैसे हरि है। अब हरि शब्द है, हरि शब्द के यदि हम शब्द रूप देखें तो हरि ही विसर्ग, हरि दीर्घ ई, हरय है, हरिम, हरि, हरीन इत्यादि बनते हैं। लेकिन कई चीज ऐसी होती हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हो, आवश्यक नहीं कि चेंज हो ही। जैसे लता शब्द है, लता शब्द है, और लता का यदि प्रथमा एक वचन देखेंगे तो भी रूप क्या बनता है? लता ही बनता है। तो कई बार क्या होता है, आटा आप चक्की से लेकर के आए और उसको छाना, कचरा कुछ नहीं निकला, सेम एज इट इज निकल गया, तो लता शब्द भी हो गया, लता पद भी हो गया। तो कई बार रूप में चेंज हो, ये अनिवार्य शर्त नहीं है, रूप में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको तो निष्कर्ष के तौर पर यह याद रखना है कि जो शब्द रूपों के प्रसंग में 8 या 24 पद हैं, 8 या 24 प्रसंग आए, उन सभी को पद कहेंगे। और धातु रूपों के प्रसंग में 3 या 9, ये जो 9 की 9 पोजीशन है, इनको आप क्या कहेंगे? पद कहेंगे। मतलब शब्द रूप या जो धातु रूप है उसको आप पद कहेंगे। संस्कृत में ये विशेष बात हो गई, शब्द और पद में डिफरेंस हो गया। शब्द प्राथमिक अवस्था है, उसका क्रिया, इसके बीच में कुछ चेंजेस करने के बाद जो रूप बना उसको हम क्या कहेंगे? पद। सीधे शब्द का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करेंगे, शब्द को पद बना करके प्रयोग आपको लेना होगा, क्योंकि नियम क्या आ गया? अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए। अपद का मतलब क्या हुआ? बिना पद के न प्रयुंजीत, प्रयोग नहीं करें। ठीक है, तो ये हमारे पास चौथी संज्ञा आ गई, पद संज्ञा। नंबर 4 लिखेंगे पद संज्ञा। पद संज्ञा सूत्र याद रखें, केवल यहां पर सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम लिखो। सुबंत और तिंगंत को पद कहा जाता है। सुबंत और तिंगंत को, सुबंत और तिंगंत को पद कहा जाता है, पद कहा जाता है। अर्थात, अर्थात शब्दों के अंत में, अर्थात शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में किए गए सुप प्रत्ययों, सुप प्रत्ययों, ये सुप प्रत्यय होते हैं, शब्दों के अंत में किए गए सुप प्रत्ययों
तथा तथा धातुओं के अंत में धातुओं के अंत में धातुओं के अंत में किए गए तिंग प्रत्ययों से बने रूपों को पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। शब्दों के अंत में बने सुप प्रत्ययों और धातुओं के अंत में लगे तिंग प्रत्ययों से बने पदों को हम क्या से बने रूपों को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। नेक्स्ट लाइन से, शब्द रूप और धातु रूप। पहले लिखो शब्द रूप। शब्द रूप लिख करके ब्रैकेट में कर लीजिएगा 8 गुणा 3 बराबर 24। शब्द रूप 8 गुणा 3 समझ में आया क्या? 8 विभक्तियां और 3 वचन, तो 24 रूप हो गए। 8 या 24। शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप। धातु रूप के ब्रैकेट में करिए 3 गुणा 3 बराबर 9। शब्द रूप और धातु रूप के प्रसंग में बने रूपों को पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। पद कहा जाता है। संस्कृत में, नेक्स्ट लाइन से, संस्कृत में पद बनाए बिना वाक्य प्रयोग नहीं होता। वाक्य प्रयोग नहीं होता। जब तक पद नहीं बना लेंगे ना, तब तक अकेली पट धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको पठती, पठतः, पठंती इत्यादि में से कोई करना होगा। सीधे राम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको कोई भी विभक्ति लेकर के अवश्य तौर पर आनी होगी। ब्रैकेट में ये लाइन डाल लीजिएगा, अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत मतलब बिना पद बनाए प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लीजिएगा। शब्द और धातु ये प्राथमिक अवस्थाएं हैं। शब्दों को सुप में से निकाला जाएगा, धातुओं को तिंग में से निकाला जाएगा, और फिर जो रूप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। मतलब ये हुआ जो 24 रूप हैं, राम है, रामऊ, रामाह, या फिर जो 9 रूप हैं, पठती, पठतः, पठंती, उन सभी को आप क्या कहेंगे? पद कहेंगे। इसमें कोई भी उदाहरण रख सकते हैं, सारे के सारे शब्द रूप आ जाएंगे, सारे के सारे धातु रूप आ जाएंगे, उनमें कोई सा भी उदाहरण यहां पर आप रख सकते हैं। तो जब तक पद नहीं बना लेंगे तब तक उनका प्रयोग नहीं होगा। सुप प्रत्ययों और तिंग प्रत्ययों में ज्यादा विस्तार से आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से शब्द रूप हैं और कौन कौन से धातु रूप हैं। उन्हीं के प्रसंग में उन सभी को आप क्या कहेंगे? पद नामकरण रखेंगे। तो ये सारी चर्चा पद संज्ञा के प्रसंग में हम कर सकते हैं। अब हमारी पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रसंग में अंतिम प्रकरण की ओर आ रहे हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और आपको स्टार्टिंग से ही शंका हो रही थी। उस मैटर को हम लेकर के चल रहे हैं। सुनो, कोई भी, जब आप स्टार्टिंग में व्याकरण के इतिहास को देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इंद्र ने 1,00,000 नियम लिखे। इंद्र में कितने नियम लिखे थे? 1,00,000 नियम लिखे थे। कौन सी व्याकरण में? ऐन्द्र व्याकरण में। लेकिन पाणिनि ने केवल
क्या किया, अष्टाध्यायी में केवल 4000 सूत्र आए ना, लगभग 3978 सूत्र हैं। ये तो नियम थे और ये क्या है, सूत्र है। तो पाणिनि ने ऐसा क्या किया जो कि 1,00,000 नियम, नियम होता है 2-3 पंक्तियों का, 2-3 लाइन में जो बात कही जाए उसको नियम कहा जाता है, और 2-3 शब्दों में जो बात कही जाए उसको सूत्र कहा जाता है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है शॉर्ट में कहना, अल्पाक्षरम। पहली शर्त क्या है, अल्पाक्षर होना चाहिए। अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, संदेह से रहित हो, सारवत, सार से युक्त हो, मतलब जो बात नियम में बड़ी बात थी ना उसको कम से कम शब्दों में कहा जाए, उसी को सूत्र कहा जाता है। तो पाणिनि ने जो सूत्र बनाए उसके पीछे 3 लॉजिक सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से लॉजिक? लॉजिक नंबर 1, सबसे पहला तो आपको हमने बताया था उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग का मतलब होता है, पाणिनि पहले बड़े नियम को बताएंगे, बड़े नियम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्ग कहेंगे। फिर इसमें से छोटे छोटे एरियाज को छांट लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। जैसे मैंने बताया, आपके सामने कक्षा 1 से 12 बैठी हुई थी, आपने ये कहा सभी बालकों को मिठाई बांटो, तो ये तो क्या हो गया, उत्सर्ग, बड़ा नियम, सभी के लिए नियम आ गया, उसको हम क्या कहेंगे, उत्सर्ग। लेकिन कक्षा 10 के छात्रों को फल, मतलब क्या हुआ, कक्षा 10 को अलग कर लिया तो ये क्या हो गया, अपवाद। कक्षा 8 के छात्रों को वस्त्र, तो वो भी अलग छांट लिया, वो भी क्या हो गया, अपवाद। बड़े नियम को उत्सर्ग कहा जाता है, छोटे नियम को अपवाद कहा जाता है। एक लॉजिक तो इनका ये था। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लो 3 प्रत्यय थे, एक्स, वाई और जेड, उनको कैसे बताएंगे? जैसे मान लो कि एक्स प्रत्यय मान लो कि 1000 धातुओं से हो रहा है, वाई 500 धातुओं से हो रहा है, और जेड 443 धातुओं से हो रहा है, क्योंकि कुल धातुएं कितनी है, 1943। तो वो कैसे बताएंगे? पहले बड़ा एरिया, सभी धातुओं से एक्स प्रत्यय होता है, लेकिन इन धातुओं से वाई होगा और इन धातुओं से जेड होगा। इस तरह से वो विषय को प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से संक्षिप्तीकरण हुआ, जिसकी चर्चा हमने प्रथम कक्षा में की। नंबर 2, यहां पर हमारे पास लॉजिक आया प्रत्याहार। यदि प्रत्याहार नहीं होता तो भी व्याकरण संक्षिप्त नहीं हो सकती थी। हमने आपको रोडवेज का उदाहरण दिया, रोडवेज के ऊपर लिखा हुआ था ना जयपुर दिल्ली, तो जयपुर दिल्ली का मतलब क्या हुआ, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, तो बीच के जितने भी स्टेशन थे वो सारे ग्रहण हो गए। वैसे ही जैसे स्वर है, अच प्रत्याहार आ गया स्वर के लिए, तो अच का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ऐसे लेकर के च तक। हल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, है से लेकर के लय तक, इत्यादि जो रूप बनेंगे उन सभी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार। अब जैसे यण संधि की बात करें, यण संधि में नियम तो क्या था, ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर र होगा, री के स्थान पर लय होगा, यदि आगे असवर्ण स्वर हो तो। और पाणिनि ने क्या किया, ई उ रिल री के लिए सूत्र क्या बना दिया, इक लगा दिया, और इक के स्थान पर यण करेंगे, आगे यदि स्वर हो तो इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार, इको यणैची। तो प्रत्याहार के माध्यम से भी संक्षिप्त हो गया, जो 3 लाइन की बात थी उसको 3 शब्दों में कह दिया। तो दूसरा लॉजिक ये था। लेकिन व्याकरण में काम आने वाला सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है इत संज्ञा, जो कि बार बार आ रहा था। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके पीछे की जो कहानी है, उसको आप देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ा एक तरह से लॉजिक है, सबसे बड़ा कारण है व्याकरण को संक्षिप्त करने का। ठीक है, कैसे, इसके पीछे का जो विज्ञान है उसको एक बार समझ लो तो आपको पता लग जाएगा कि व्याकरण इतनी संक्षिप्त क्यों हो पाई, 1,00,000 नियम कैसे 4000 सूत्रों में समाहित हो गए। और इसी लॉजिक के कारण पाणिनि को दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत वैज्ञानिक, जिसका माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चल रहा है, सबसे बड़ा भाषाविद क्यों कहा जाता है, यह लॉजिक वहां पे सबसे महत्वपूर्ण तौर पर काम कर रहा है। क्या है इत संज्ञा, क्योंकि पीछे भी हम देख रहे थे बार बार इत संज्ञा की बात आ रही थी, तो किसको कहते हैं इत संज्ञा, सुन लीजिएगा। यहां पे सबसे पहले आपको मैं एक लौकिक उदाहरण बताता हूं। 3 व्यक्ति थे, ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों मारवाड़ के रहने वाले थे और भेड़ चराने का काम
किया करते थे। जब उनकी तरफ जब तक घास था, जब तक वो ए अपनी भेड़ों को ले जाता, चरा करके शाम को घर ले आता, अपने बाड़े में बंद कर देता। बी भी ये काम कर रहा था, सी भी ये काम कर रहा था। ए के पास 100 भेड़े थी, बी के पास 150 भेड़े थी और सी के पास 200 भेड़े थी। ये अपना अपना काम घर पे कर रहे थे, रोजाना चराने जा रहे हैं और शाम को अपने घर ला करके अपने बाड़े में बंद कर रहे थे। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही समय व्यतीत हुआ, उधर का जो चारा था वो खत्म हुआ, तो उन्होंने अपना ये विचार किया कि हम पूर्वी राजस्थान की ओर चलते हैं और वहां चल करके हमारी भेड़ों को चरा करके लेके आएंगे, 2-3 महीने घुमा करके लेके आएंगे, तो ये वहां पर इनका जो चारे की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन अब अकेला अकेला तो जाएगा नहीं, क्योंकि सुरक्षा की भावना नहीं रह पाएगी। तो इन तीनों ने विचार किया कि क्यों न हम तीनों अपनी भेड़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं, ग्रुप के रूप में लेकर के चलते हैं और अपनी भेड़ें चरा करके वापस आ जाएंगे, सब अपनी अपनी भेड़ों को वापस ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ए बी सी तीनों भेड़ चराने के लिए एक साथ तैयार हो गए। लेकिन उनके मन में एक डर रह गया कि अब लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन ये भेड़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स हो जाएंगी तो ए की भेड़ बी और बी की भेड़ सी ले लेगा, तो आपस में कंफ्यूजन रहेगा। तो उन्होंने एक उपाय किया, चलो ऐसे करते हैं, एक के ऊपर अलग चिन्ह लगा लेते हैं, दूसरे के ऊपर अलग चिन्ह लगा लेते हैं। जैसे कि ए के ऊपर ए की जितनी भी भेड़ें थी, उनकी भेड़ों के ऊपर हमने कौन सा चिन्ह लगा लिया, लाल, और बी की भेड़ों पर हम कौन सा चिन्ह लगाएं, हरा, कोई भी चिन्ह लगा लिया, और सी की भेड़ों पर कौन सा चिन्ह लगाएं, कौन सा लगाएं, नीला। जिसने नीला बोला है उनको भेड़ चराने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपको यह क्लियर हो गया कि लाल कलर वाली ए की हैं, हरे कलर वाली बी की हैं, तो जो बगैर कलर की हैं वो किसकी हो गई, सी की हो गई। फालतू का खर्चा करवा रहे हो आप नीले कलर का। और ये भी देखो, हमने कलर केवल छोड़ा किसको, किसको छोड़ा, ज्यादा वाले को। अरे मान लो ये भेड़ मान लो 1 होती, इसकी 2 होती, इसकी 200 होती, आप ये कहो मैं इनको तो लाल करूंगा, इसको हरा करूंगा, एक को छोड़ूंगा, तो मूर्खता हुई ना। बड़े एरिया को आपने बगैर चिन्ह का छोड़ दिया, तो बड़ा एरिया में कलर बच गया, इसमें 100 को लगाना पड़ा, उसमें 150 को लगाना पड़ा, और 200 को बिना कलर का छोड़ दिया। अब क्या फायदा हुआ, अब ये 3 महीने 2 महीने अपनी भेड़ चरा करके लाएंगे, जिसके पास लाल चिन्ह होगा वो ए की मानी जाएंगी, जिसके पास हरा चिन्ह होगा वो बी की मानी जाएंगी, और जो बगैर चिन्ह की है वो किसकी मानी जाएंगी, सी की मानी जाएंगी। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, बीच में होली का त्योहार आ गया। किसी बच्चे ने एक भेड़ के ऊपर लाल कलर डाल दिया, तो ये लाल कलर डालते ही ए ये थोड़ी कह देगा कि ये भेड़ मेरी हो गई, वो सी ऐसे कहेगा कि नहीं नहीं, ये बीच वाले कलर स्वीकार्य नहीं है, हम जो घर से लगा के चले थे ना वो लाल कलर एक विशेष आकार में, वही मान्य होगा, बीच वाले कलर मान्य नहीं होंगे। मतलब ये हुआ जो घर से कलर लगा के चले थे वो ही स्वीकार्य होगा। लेकिन अब एक पहला काम तो स्वामित्व का निर्धारण हो गया, कौन कौन मालिक है उसका, नंबर 1। नंबर 2, ए की 10 भेड़ें दूध देने वाली थी, बी की 10 भेड़ें दूध देने वाली थी, और सी की भी 10 भेड़ें दूध देने वाली थी। अब समस्या हो गई, शाम को जब दूध निकालने का समय आया तो एक को कंफ्यूजन नहीं हो, तो उसने एक काम और कर दिया, जो जो भेड़ दूध देने वाली है उसके गले में घंटी बांध दी, ठीक है। और बी ने भी यही काम कर दिया, जो दूध देने वाली भेड़ें हैं उनके गले में क्या बांध दी, घंटी बांध दी। और सी को बांधने की जरूरत पड़ेगी क्या, बांधनी तो पड़ेगी। हमेशा तोता उड़, मैना उड़, भैंस भी उड़, ऊपर खाली छोड़ दिया तो इसको भी, अरे यहां तो आपको बांधना ही पड़ेगा ना। अब बताओ ए को क्या काम करना पड़ेगा, ए को जब शाम को दूध निकालने का टाइम आएगा तो लाल स्पॉट वाली जो घंटी वाली भेड़ें हैं उनको देखेगा, बी हरे स्पॉट वाली घंटी वाली जो भेड़ें हैं उनको देखेगा, और सी बगैर स्पॉट वाली घंटी वाली भेड़ें हैं उनसे दूध निकाल लेगा। इसी दौरान एक ने दूध देना बंद कर दिया, उसके गले से घंटी निकाल दी, दूसरे ने स्टार्ट किया, उसके गले में बांध दी, तो 2 काम हो गए ना। शाम को जब ए देखेगा ना, अब ए 2 चीज देखेगा, एक तो लाल स्पॉट भी चाहिए,
और गले में घंटी भी चाहिए। तो दो काम के लिए दो चिन्ह हो गए। ऐसे ही व्याकरण में भी, अब ये चिन्हीकरण के माध्यम से काम संक्षिप्त हो गया। यदि ये तीन आदमी भी नहीं जाए और एक आदमी भी भेड़ चरा करके आए पूरा, तो भी जब वापस आएंगे, वापस आने के बाद उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अब इससे सरलीकरण हो गया। व्याकरण में भी यही बात हुई है। कैसे हुई है सुन लीजिएगा। पाणिनि ने देखा ये तय प्रत्यय है, ये तवत प्रत्यय है, ये ती प्रत्यय है, ये त्वा प्रत्यय है, ये इसी प्रकार से कोई भी तुम प्रत्यय है या कोई भी प्रत्यय हो, इस तरह के प्रत्यय थे। मान लो कि ऐसे ये 200 प्रत्यय हैं, 200 प्रत्यय थे। और पाणिनि ने देखा इसमें भी वो एक से लेकर के कोई 20 काम है, वो इसमें भी बताए। फिर इसमें भी उन 20 कामों को रिवाइज किया, इसमें भी 20 कामों को रिवाइज किया, सब में 20-20 कामों को रिवाइज किया। 200 प्रत्ययों में 20-20 काम रिवाइज करेंगे तो कितने नियम हो गए? 4000 नियम हो गए। तो मतलब एक 20 काम को बताने के लिए आपने 4000 नियम बनाने पड़े। तो पाणिनि ने क्या किया आपको पता है? आपने जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा 4x + 5x + 6x, सब में कॉमन क्या है? x। x को बाहर निकाल लिया, 4 + 5 + 6। अब बार बार x लिखने की आवश्यकता नहीं बची। तो पाणिनि ने क्या किया, ये 200 सूत्र है ना, 200 प्रत्यय हैं, इन 200 प्रत्ययों में 20 काम कॉमन थे। इन 20 के 20 कॉमन काम को बाहर निकाल लिया कॉमन के रूप में। और उन्होंने क्या कहा कि अब इन 20 कामों को बार बार क्यों कह रहे हो? आप ऐसे करो, इसके लिए कोई चिन्ह लगा दो। जैसे मान लो इसके लिए इन्होंने एक कै चिन्ह बना दिया। अब 20 कामों को एक साथ बता देंगे और जहां जहां इन कामों को करना होगा वहां वहां पर इन्होंने कौन सा चिन्ह लगा दिया? कै का चिन्ह लगा दिया। अब कै का चिन्ह लगाते ही पता लग गया कि वो जो 20 काम थे ना, वो 20 काम उस प्रत्यय में आपको करने होंगे। फिर ये हुआ कि इसमें एक काम और एडिशनल करना था तो एक चिन्ह और लगा दिया। इसमें कोई एक नया काम करना था, एक चिन्ह और लगा दिया। तो कामों के अनुसार कामों का वर्गीकरण करके उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए और ये चिन्ह सारे के सारे वर्ण के रूप में थे। क्योंकि चिन्ह तो फिक्स हो सकते हैं, याद करने में भी दिक्कत होती। मान लो यदि वो सीधे चिन्ह लगाते, कहीं पर प्लस का, कहीं पर माइनस का, कहीं पर स्टार लगाते, तो ये चिन्ह तो 5-7 ही है और लिखते समय हम भूल भी सकते थे। तो इन्होंने जितने भी चिन्ह बनाए वो चिन्ह वर्णों के रूप में थे। अब जैसे ही ये भेड़ घर गई, घर जाने के बाद एक ही भेड़े, अब उस जैसे उसने ऊन काट करके बेच दिया, अब उसके लिए लाल का कोई मतलब नहीं रहा ना, ऐसे ही बी के लिए हरे का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे जिस भेड़ ने दूध देना बंद किया, आप गले से घंटी उतार लोगे, उसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे चिन्ह किसी काम को बताने के लिए थे। तो इन प्रत्ययों में ये जो कै आया ना इक्तय प्रत्यय में, ये कै वास्तव में इन 20 कामों को बताने के लिए था। परमानेंट रूप से तो आपको तय दिखाई दे रहा है, ये दिखाई या तो कै तो केवल किसके रूप में था? चिन्ह के रूप में था। तो ये इस प्रकार से यहां पर लॉजिक रखा गया, किसी न किसी काम को बताने के लिए, काम को बताने के लिए चिन्ह फिक्स कर दिए गए। जैसे मैं प्रत्ययों में बताऊंगा, जहां पे वृद्धि करनी होगी ना, उसके लिए पाणिनि ने 2 चिन्ह बना दिए, य और ण। जहां जहां पे वृद्धि करनी होगी प्रत्यय के प्रसंग में या तो य लगा देंगे या ण लगा देंगे। जैसे घय प्रत्यय में य लगा दिया, नुल प्रत्यय में ण लगा दिया। और जहां पे गुण वृद्धि का खंडन करना होगा वहां पे कै लगा देंगे, तो ये कै हो गया। और बाकी जो धातुएं बच गई उन सबसे गुण काम करना होता है, तो बड़ा एरिया दे दिया, सबसे गुण करेंगे। लेकिन जिसमें यण की संज्ञा हो गई उनमें वृद्धि करेंगे, और जिनमें कै की संज्ञा हो गई उनमें गुण वृद्धि का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो वास्तव में ये कार्यों को इकट्ठा करके संकलन के माध्यम से ये पूरा का पूरा विषय रखा गया है। तो ये इस संज्ञा के पीछे का जो विज्ञान था, इस तरह से चिन्ह अनेक कामों को इकट्ठा करके उसके लिए जो चिन्ह बनाए गए, वर्णों के रूप में जो चिन्ह बनाए गए, उन्हीं को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है, उन्हीं की इत्संज्ञा होती है। लेकिन हमारे पास एक शंका ये हो गई, सारे के सारे वर्ण हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा वर्ण तो ओरिजिनल है और कौन सा वर्ण चिन्ह वाला है? तो इस बात को बताने का जो विज्ञान है उसी को इत्संज्ञा कहा जाता है। इत्संज्ञा के वैसे तो कुल मिलाकर के 6 सूत्र हैं, लेकिन आपको यहां पर 2 सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत।
देखो ये क्या कहता है, उपदेश अवस्था में। उपदेश का मतलब हुआ ओरिजिनल फॉर्मेट। वो जो कलर लगा के चले थे ना, वो घर से कलर लगा के चले थे, वही मान्य होगा। प्रारंभिक अवस्था के अंदर, ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ऐसा कोई अच, अच का मतलब क्या हुआ, स्वर, जो क्या हो, अनुनासिक हो। अनुनासिक के लिए क्या शर्त आई थी, चंद्रबिंदी वाला, अनुनासिक हो, उसकी इत संज्ञा होगी। तो आपको ध्यान हो, माहेश्वर सूत्रों में जो छठा सूत्र था ना, लण सूत्र, उसमें लय में जो ए था ना, उसको हमने अनुनासिक किया था। स्वर के ऊपर अनुनासिक करते ही क्या स्पष्ट हो जाएगा, वो इत्संज्ञक है, वो चिन्ह के रूप में है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। स्वर के लिए तो अनुनासिक कर देंगे, और व्यंजन के लिए ये कह रहे हैं हलंत्यम। यदि व्यंजन को इत्संज्ञक के रूप में रखना होगा तो हल प्लस अंत्यम, उसको अंत में जाकर के हलंत कर देंगे। मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर जो हलंत व्यंजन है उसकी भी संज्ञा होगी। जैसे आपने देखा अयुण के अंदर लास्ट में जाकर के ण हलंत था ना, तो व्यंजन की संज्ञा हो गई। मतलब ये हुआ चिन्ह के रूप में या तो स्वर आएंगे या फिर व्यंजन आएंगे। स्वर को जब कभी चिन्ह के रूप में रखा जाएगा, ऊपर चंद्रबिंदी का चिन्ह आएगा, और व्यंजन को जब रखा जाएगा उसको हलंत कर दिया जाएगा। हलंत आते ही उसकी संज्ञा होगी, और अनुनासिक आते ही उसकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लो कोई भी प्रत्यय ले हम, जैसे सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय में री अनुनासिक होता है, तो मतलब क्या हुआ, री की संज्ञा। ऐसे ही मतु प्रत्यय के अंदर उ अनुनासिक होता है, मतलब उ की संज्ञा, और प हलंत भी है, तो दो चिन्ह हो गए। जैसे किसी भेड़ के ऊपर दो चिन्ह हो सकते थे ना, लाल स्पॉट भी हो गया, गले में घंटी भी, तो यहां पर ऊ को भी अनुनासिक कर दिया और पै को हलंत भी कर दिया। तो ऊ को अनुनासिक कर दिया तो ऊ भी संज्ञक, और पै को हलंत कर दिया तो पै भी संज्ञक। लेकिन जैसे इधर सत्री प्रत्यय है, सत्री में री इत संज्ञक हो गया, री की तो इत संज्ञा कर दी क्योंकि अनुनासिक था। लेकिन अब ये तय हलंत बच गया। अब इस हलंत तय की इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये ओरिजिनली हलंत नहीं था। ओरिजिनली तो क्या था, रिकारांत था, री अंत में था। इसलिए हमने क्या कहा, ओरिजिनली, प्रारंभिक अवस्था में। सीधी सी बात आप तो ये समझो, स्वर की इत संज्ञा तभी होगी जब उसके ऊपर चंद्रबिंदी का चिन्ह हो, और व्यंजन की संज्ञा तब होगी जब वो लास्ट में जाकर के हलंत हो। और मैंने आपको बताया, जैसे ही वो भेड़ घर लेकर के आए, घर लाने के बाद उन चिन्हों को हटा दिया जाएगा। मतलब जैसे ऊन काट करके बेच दिया, अब रेड लगाने की या ग्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं बची। ठीक उसी प्रकार से जितने भी इत्संज्ञक वर्ण हैं उनका क्या हो जाता है, लोप। कौन से सूत्र के द्वारा, तस्य लोप है, वो परमानेंट कभी दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही मतु प्रत्यय के अंदर जो रूप बनाएंगे उसमें न तो पै दिखाई देगा न उ दिखाई देगा। जैसे श्री शब्द से मतु प्रत्यय किया तो आपको क्या दिखाई देगा, श्रीमत, न तो उ दिख रहा न पै दिख रहा, मतलब उनका क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो इत्संज्ञक वर्ण वास्तव में विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किन्हीं कामों को इकट्ठा करके उनके लिए चिन्ह बनाए गए, और एक जैसे काम को एक साथ बता दिया गया, और उन कामों को जहां जहां करना होगा वहां वहां उस चिन्ह को लगा दिया जाएगा, तो उस काम को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लो जिन प्रत्ययों में मुझे वृद्धि कार्य करना होगा वहां पे या तो यह लगा दूंगा या फिर न लगा दूंगा। जैसे घय प्रत्यय में यह लगा दिया तो हमें क्या करना है, वृद्धि करनी है, या फिर अण प्रत्यय में हमें वृद्धि करनी थी, न लगा देंगे। यह लगा दिया, न लगा दिया, और जहां पे इनका खंडन करना था वहां पे कै लगा दिया। तो जहां जहां जैसा काम होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चिन्ह डिसाइड किए गए हैं। इस प्रकार से ये दो सूत्र आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। यद्यपि इसके अलावा 4 सूत्र और हैं, लेकिन आपको प्राथमिक तौर पर ये दो तो आने ही आने चाहिए, एक स्वर के लिए और एक व्यंजन के लिए। स्वर की संज्ञा कब होगी, जब वो अनुनासिक होगा। व्यंजन की संज्ञा कब होगी, जब वो हलंत होगा। ठीक है, लिखो नंबर 5, इत संज्ञा। इत संज्ञा नंबर 5, इत संज्ञा। पहले इसमें इसका जो लॉजिक लिखेंगे थोड़ा सा, इत संज्ञा, इत संज्ञा में लिखें पहले,
संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में कार्यों का एकत्रीकरण करके, संस्कृत व्याकरण में कार्यों का एकत्रीकरण करके, एकत्रीकरण करके उनको एक साथ बनाने, उनको एक साथ, उनको एक साथ बताने के लिए, उनको एक साथ बताने के लिए वर्णों को चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वर्णों को चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वर्णों को चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं चिन्हों को इत्संज्ञक वर्ण, इत्संज्ञक वर्ण, इन्हीं चिन्हों को इत्संज्ञक वर्ण, इन्हीं चिन्हों को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है, इन्हीं चिन्हों को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इनको ही हम क्या कहेंगे? इत्संज्ञक वर्ण कहेंगे। अब इसमें कुल मिलाकर के सामान्य तौर पे दो सूत्र रखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले लिखो उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। जहां पे उपदेश लिखा उसके नीचे कर लीजिएगा उपदेश को अलग कर लो, अच को अलग कर लो, अनुनासिक को अलग कर लो। उपदेश के नीचे लिख लीजिएगा प्रारंभिक अवस्था, अच के नीचे कर लीजिएगा स्वर, और अनुनासिक के नीचे चंद्रबिंदी का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट टेंस लिखेंगे प्रारंभिक अवस्था में स्थित, प्रारंभिक अवस्था में स्थित, प्रारंभिक अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की, प्रारंभिक अवस्था में स्थित अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। अर्थात, अर्थात धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय आगम और आदेश, धातु प्रत्यय आगम और आदेश आदि में, धातु प्रत्यय आगम और आदेश आदि में मौलिक अनुनासिक स्वर की, मौलिक अनुनासिक स्वर की, मौलिक अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। देखो क्या है ये, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। धातु जैसे कोई भी क्रिया रूप हो, जैसे एक धातु आती है यति धातु, यति में ई को अनुनासिक किया गया है, तो मतलब यहां पे किसकी संज्ञा हो जाएगी? ई की संज्ञा हो जाएगी ना। नंबर 1। प्रत्यय जैसे अभी आपको मैंने बताया मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय में उ अनुनासिक है, तो यहां पे किसकी संज्ञा होगी? उ की संज्ञा। आगम और आदेश क्या होता है सुन लीजिएगा। व्याकरण में कोई भी काम करेंगे ना,
दो प्रकार से काम होता है, या तो किसी के स्थान पर होगा, जैसे यण संधि में ई के स्थान पर यह करते हो ना, ई को हटा करके यह करोगे तो ये तो क्या कहलाएगा, आदेश। आदेश के स से शत्रु याद रखना। शत्रु जैसे आपके पास बैठने के लिए आए तो वो पहले आपको उठाएगा फिर बैठेगा, तो आदेश का जो स है वो शत्रु की तरह होगा, ठीक है, शत्रुवत होगा, मतलब किसी को हटा करके ही आपको कार्य करना होगा। और आगम के मैं से मित्र याद रखना, जैसे आगे चल करके आपको संधि में बताऊंगा, जैसे अनु प्लस छेद है तो बीच में तय आकर के इसको च होगा। अब ये तय है ना, ये तय किसी के स्थान पर नहीं हुआ, बीच में आकर के एडजस्ट हो गया। आपका मित्र होगा तो आपके बीच में आके एडजस्ट हो जाएगा, और आपका शत्रु है तो आपको उठा करके होगा, बैठेगा। मतलब ये हुआ आगम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बीच में आके एडजस्ट हो जाएगा। और आदेश होता है किसी के स्थान पर, जैसे ई के स्थान पर यह हो, तो चाहे आगम हो चाहे आदेश हो। जैसे एक आगम आता है नुम का आगम, नुम के अंदर उ अनुनासिक है तो उ की संज्ञा हो जाएगी। और आदेश की बात करें, जैसे एक आदेश आता है धातु रूपों में तातंग, तातंग में ए को अनुनासिक कर रखा है तो ए की संज्ञा। ये तो केवल आपको नाम मात्र से याद रखना है कि किन किन के अंदर इत संज्ञा संभव है। धातुओं में भी संभव है, प्रत्ययों में भी संभव है, आगम में भी संभव है, और आदेश के अंदर भी संभव है। आप ये चारों के चारों उदाहरण लिख लीजिएगा। यति में ई अनुनासिक, ई को क्रॉस कर लीजिएगा ताकि पता रहे कि ई की संज्ञा हो गई। मतुप में उ अनुनासिक और उ को क्रॉस कर लीजिएगा प्रत्यय के दृष्टिकोण से। आगम के अंदर नुम, नुम का आगम बीच में न आकर के एडजस्ट होता है, अब इसमें उ की संज्ञा। और एक होता है आदेश, जैसे तातंग आदेश होता है, आगे चल के प्रकरण आएंगे इनके, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त तो ये आई कि स्वर को यदि अनुनासिक संज्ञक करना होगा तो अनुनासिक बनाना होगा। आपने देखा कि छठा सूत्र था लर्ण सूत्र, उसमें हमने ए को अनुनासिक किया था क्योंकि वो संज्ञक था। अब नंबर 2 लिखिए सूत्र, नंबर 2 लिख लीजिएगा, हलंत्यम, हलंत्यम, हलंत्यम। और इसका टुकड़ा कर लो, हल प्लस अंत्यम, हल प्लस अंत्यम, हल के नीचे लिख लीजिएगा व्यंजन, और अंत्य के नीचे लिख लीजिएगा अंत में होने वाला। अंत्य का मतलब क्या है, अंत में होने वाला। जैसे कंठ में होने वाला कंठ्य था ना, वैसे अंत में होने वाला अंत्य। देखो धातु प्रत्यय आगम और आदेश, धातु प्रत्यय आगम और आदेश, धातु प्रत्यय आगम और आदेश आदि के, धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि के प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल फॉर्मेट, प्रारंभिक अवस्था में स्थित, प्रारंभिक अवस्था में स्थित अंतिम हलंत वर्ण की, अंतिम हलंत वर्ण की, अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। मतलब क्या हुआ, लास्ट में होना चाहिए। जैसे मैं ये चारों के प्रसंग में उदाहरण रख रहा हूं, जैसे एक धातु आती है डू 50 में श लास्ट में हलंत है ना, तो स की संज्ञा,
प्रत्यय में जैसे आपने अभी लिया मतुप प्रत्यय, तो मतुप में जो प है प की संज्ञा, आगम में जैसे आपने नुम लिया, नुम के अंदर मै की संज्ञा, आदेश में जैसे आपने अभी तातंग लिया, तातंग में गै की संज्ञा। मतलब ये हुआ मतुप में दो इत संज्ञाएं हो गई, ऊ की हो गई, पै की हो गई। नुम के अंदर भी दो हो गई, ऊ की भी संज्ञा, मै की भी संज्ञा। और तातंग में भी दो, एक तो ए की संज्ञा, गै की संज्ञा। दो काम है तो दो चिन्ह लगा दिए, कहीं पर एक ही काम होगा तो एक चिन्ह लगा देंगे। तो स्वर अनुनासिक होगा, व्यंजन हलंत होगा। तो डू 50 में श इत्यादि चारों उदाहरण लिख लीजिएगा। डू 50 में श की संज्ञा, मतुप में पै की संज्ञा, आगम के अंदर नुम के अंदर मै की संज्ञा, और आदेश के दृष्टिकोण से तातंग में ngै की संज्ञा। ठीक है, तो ये दो प्रकरण आ गए स्वर और व्यंजन की संज्ञा करने के। यद्यपि 4 प्रसंग और भी हैं, लेकिन आपको उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन दोनों से संबंधित पूछेगा, या तो ये पूछेगा कि स्वर की संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है, या फिर व्यंजन की संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है। क्रॉस कर लीजिएगा जिनको संज्ञा की आपने उनको। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन सभी इत्संज्ञक वर्णों का, इन सभी इत्संज्ञक वर्णों का तस्य लोप है, तस्य लोप है, उसका लोप, तस्य लोप है सूत्र के द्वारा, तस्य लोप है सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, तस्य लोप है सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। सुनो, मतलब जो ये है ना, ये संज्ञा जितने भी थे परमानेंट कभी नहीं रहेंगे, ये केवल इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इनको किसी काम के लिए बुलाया गया था, कोई काम बताने के लिए बुलाया गया था। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ इनको फ्री कर दिया जाएगा। ठेकेदार है ये, आपने मकान बनाने के लिए किसी को ठेका दिया, जब तक मकान बनेगा दिन में 50 बार आएगा, लेकिन जैसे ही आपके मकान हैंडओवर किया, अब बाद में वो प्रवेश नहीं ले पाएगा बगैर अनुमति के। ठीक उसी प्रकार से जितने भी इत्संज्ञक वर्ण हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होते हैं, अनुबंध के रूप में होते हैं। अनुबंध का मतलब कोई काम बताने के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए जब भी संज्ञक वर्ण का लोप होगा उसको व्याकरण में कहा जाता है अनुबंध लोप। ये सभी इत्संज्ञक वर्ण, ये सभी इत्संज्ञक वर्ण, ये सभी इत्संज्ञक वर्ण कार्य को बताने के लिए, कार्य को बताने के लिए अनुबंध के रूप में होते हैं, कार्य को बताने के लिए अनुबंध के रूप में होते हैं, अनुबंध के रूप में होते हैं। अतः इत्संज्ञक वर्ण का लोप होना, अतः इत्संज्ञक वर्ण का लोप होना, इत्संज्ञक वर्ण का लोप होना अनुबंध लोप कहलाता है। अतः इत्संज्ञक वर्ण का लोप होना अनुबंध लोप कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे, अनुबंध लोप कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अंतिम पारिभाषिक शब्द आ गया कि ये लोप क्या है। आप बात करो ना, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ये लोप क्या है, जिसको लेकर के विगत परीक्षाओं में प्रश्न भी बन चुके हैं। तो अंतिम छठा टॉपिक हमारे पास आ जाएगा लोप संज्ञा, अर्थात लोप किसको कहते हैं। लोप मतलब ये हुआ, आपने देखा ना कि जैसे मान लो नुम आगम के अंदर आपने मै का लोप कर दिया, मतलब मैं दिखाई नहीं देगा। तातंग में गै का लोप कर दिया, मतलब गै दिखाई नहीं देगा। जो पहले तो था लेकिन बाद में दिखाई नहीं देता,
उसी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? लोप कहा जाता है। जो पहले तो प्रेजेंट था लेकिन अब एब्सेंट हो गया, उसी को लोप कहेंगे। लोप संज्ञा का प्रकरण आ जाता है और इसमें केवल यह कहा गया अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। अदर्शन का मतलब क्या हुआ? जो पहले तो था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। देखो इधर, जैसे कोई भी प्रत्यय ले हम, जैसे यही अभी जो आपने प्रत्यय के दृष्टिकोण से मतुप की बात की ना, मतुप में उ और पै इत्संज्ञक थे। अब जैसे आपने श्री शब्द से मतुप प्रत्यय किया, आपको ओरिजिनल रूप क्या बना? श्रीमत। अब यहां पर न तो उ दिखाई दे रहा, न यहां पे पै दिखाई दे रहा, तो उ और पै का दिखाई नहीं देना यह क्या कहलाएगा? लोप कहलाएगा। जो पहले तो प्रस्तुत था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा, जो पहले उपस्थित था, उपस्थित वर्ण का दिखाई नहीं देना, वही क्या कहलाएगा? लोप कहलाएगा। नंबर 6 डाल लीजिएगा, लोप संज्ञा। लोप संज्ञा और सूत्र लिख लीजिएगा, अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। उपस्थित वर्ण का, उपस्थित वर्ण का, उपस्थित वर्ण का दिखाई नहीं देना, उपस्थित वर्ण का दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना ही लोप कहलाता है। उपस्थित वर्ण का दिखाई नहीं देना ही लोप कहलाता है। जैसे इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, जैसे इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, इत्संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। अतः, अतः रूप बनने के बाद, रूप बनने के बाद ये इत्संज्ञक वर्ण, रूप बनने के बाद ये इत्संज्ञक वर्ण दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। जैसे, जैसे श्री प्लस मतुप और मूल शब्द बना श्रीमत। जैसे, जैसे श्री प्लस मतुप बराबर श्रीमत। यहां अब बताओ कौन कौन संज्ञक थे? उ और पै थे ना, इनकी संज्ञा हो गई थी, इसलिए रूप में दिखाई नहीं दे रहे। श्रीमत में उ दिख रहा है क्या? पै भी नहीं दिख रहा, उ भी नहीं दिख रहा, मतलब उनका क्या हो गया? लोप। जैसे श्रीमत, श्री प्लस मतुप श्रीमत में इत्संज्ञक उ, इत्संज्ञक उ तथा पै, पै, इत्संज्ञक उ तथा पै दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे। अब इनका कोई उद्देश्य है, उ का अलग काम था, पै का अलग काम था, इसलिए इनको रखा गया। लेकिन अब जब रूप बना ना श्रीमत, इसमें न तो उ दिख रहा है और न ही पै दिख रहा है। तो ये कुल मिलाकर के 6 संज्ञाएं आज की कक्षा में, इस कक्षा के माध्यम से हमने रखी। सबसे पहले हमारे पास जो संज्ञा आई सवर्ण संज्ञा, सवर्ण के बाद में हमारे पास आया संयोग संज्ञा, फिर हमारे पास आया संहिता संज्ञा, फिर हमारे पास आया पद संज्ञा और फिर अंत में इत संज्ञा और लोप संज्ञा। इन 6 संज्ञाओं के प्रकरण को आज की कक्षा में हमने रखा है। धन्यवाद।